नमस्कार। इस वक्त में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं निखिल सिंह और इस वक्त में हम तमाम उन बड़ी खबरों की बात करते हैं जिसके पीछे का एजेंडा आप जानना चाहते हैं, जिसके बारे में आप समझना चाहते हैं कि ये खबर आखिर क्या कुछ कह रही है। तो इन खबरों के विषय में हम आपको जानकारी देंगे, आपको बताएंगे कि वक्फ का जो बिल लागू हुआ है, जो कानून बना है, आखिर उससे सबसे ज्यादा दिक्कत मुतवल्लियों को क्यों हो रही है और आम मुसलमान किस तरह से इससे लाभान्वित होने जा रहा है। बात होगी कांग्रेस के गुजरात अधिवेशन में आखिर क्यों ओबीसी और मुसलमानों पर फोकस है। राहुल गांधी ये स्लोगन एक बार फिर से सामने ला रहे हैं कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। आखिर इसके पीछे का एजेंडा क्या है? कहीं बिहार चुनाव में इसके सहारे वैतरणी पार तो नहीं लगाना चाह रहे हैं? क्या है इसके विषय में भी हम आपको विशेष जानकारी देंगे। और साथ ही साथ एक और प्रमुख खबर होगी, वो होगी कैबिनेट की बैठक से जुड़ी हुई। उसकी लाइव अपडेट्स भी हम आपको बताएंगे कि केंद्रीय कैबिनेट की बैठक ने आज किस विषय पर बातचीत की है, क्या क्या फैसले लिए हैं और उसके जो फैसले हैं वो क्या कुछ है, उसके विषय में भी हम आपको लाइव अपडेट्स दिखाएंगे। साथ ही साथ हम ये भी बात करेंगे कि आखिर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि विपक्ष के तुष्टीकरण ने ही इस देश का बंटवारा कराया है, तो इसके पीछे का अर्थ क्या है? प्रधानमंत्री का जब ये कह रहे हैं कि आखिर इस तुष्टीकरण ने देश का बंटवारा करा दिया है और ये हमें कहां तक लेकर जाएगा, तो यह भी समझने की जरूरत है कि तुष्टीकरण की होड़ में देश कहां पहुंच रहा है। तो सीधे सीधे हम आपको पहले ले चलेंगे कैबिनेट की ब्रीफिंग में और देखते हैं कि कैबिनेट की बैठक में आज क्या कुछ प्रमुख फैसले हुए। मिडिल क्लासेस के लिए, किसानों के लिए और पूरे लॉजिस्टिक सेक्टर के लिए रहेगा। सबसे पहला, आप अगर भारत के नक्शे में इमेजिन करो, हमारा जितना भी केरल साइड से, कर्नाटक साइड से रेलवे का ट्रैफिक नॉर्थ की तरफ जाता था, ईस्ट की तरफ जाता था, वो एक बहुत ही कंजेस्टेड सेक्शन के थ्रू पास होता था। जब से माननीय प्रधानमंत्री जी ने पीएम गतिशक्ति पोर्टल लॉन्च किया, देश में ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के लिए और बहुत सारे सेक्टर्स के लिए प्लानिंग का एक बहुत अच्छा टूल एक अवेलेबल मिला, एक ऐसी टेक्नोलॉजी मिली। तो जब इस टेक्नोलॉजी पे, इस पीएम गतिशक्ति पोर्टल पर सारे नेटवर्क को एनालाइज करते हैं हम, तो ऐसे ऐसे एलिमेंट्स बीच में से निकलते हैं जहां पर हमको तुरंत फोकस करके काम करने की जरूरत है। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है आज जो आपके सामने है। आप देखोगे, यहां पर आप फोकस करो तो चेन्नई, एमजीआर चेन्नई लिखा हुआ है, राइट, एमजीआर चेन्नई। अब उसके पास में उससे पहले एक आता है काटपाड़ी। काटपाड़ी है ना वेल्लोर, वेल्लोर और काटपाड़ी आसपास हो गए। जितना भी साउथ के केरल से, कर्नाटक से ट्रैफिक आता था, उस ट्रैफिक को पहले एक कंजेस्टेड सेक्शन से गुजरना पड़ता था। और अगर काटपाड़ी से रेणीगुंटा यानी तिरुपति, ये लाइन को अगर डबल कर दें, इस लाइन को अगर डबल कर दें, तो एकदम लिटरली जैसे बाईपास सर्जरी के बाद में बॉडी ठीक से काम, एक हार्ट सर्जरी, एक नई आर्टरी बन जाती है, वैसा ही ये प्रोजेक्ट है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है और इसकी खासियत ये है कि छोटा प्रोजेक्ट होते हुए भी ये रेलवे के नेटवर्क में बड़ी एफिशिएंसी लाता है। तो ये प्रोजेक्ट आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव किया। तिरुपति से काटपाड़ी की डबलिंग 1332 करोड़ रुपीस का प्रोजेक्ट है ये। आप इस एरिया में देखेंगे बहुत सारा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, कई सारे सीमेंट प्लांट्स हैं, कई सारे पावर जनरेशन से रिलेटेड एक्टिविटीज हैं यहाँ पर। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, तिरुपति बालाजी और कालाहस्ती भगवान शिव का मंदिर और चंद्रगिरी फोर्ट, ये तीन बहुत बड़े ऐसे हमारे देश के तीन महत्वपूर्ण स्थल है जहां पर लाखों की संख्या में लोग आते हैं। फिर वेल्लूर और तिरुपति दोनों मेडिकल और एजुकेशन के बड़े हब बने। और रायलसीमा रीजन, पूरा कंप्लीट रायलसीमा रीजन, इस पूरे क्षेत्र में इस प्रोजेक्ट से बेनिफिट मिलेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग, स्टील इंडस्ट्रीज,
इन सब का बेनिफिट मिलेगा। दो डिस्ट्रिक्ट्स आंध्रा की चित्तूर और तिरुपति और तमिलनाडु में वेल्लूर, इन 3 डिस्ट्रिक्ट्स को डायरेक्ट इस प्रोजेक्ट का बेनिफिट मिलेगा। प्रोजेक्ट में 17 मेजर ब्रिजेस हैं और 327 माइनर ब्रिजेस हैं। 7 फ्लाईओवर्स हैं, 30 अंडरपासेस हैं और 104 किलोमीटर की रूट लेंथ है। काफी सारा इस डबलिंग से बहुत सारा जो रोड पे जा रहा था ट्रैफिक, वो ट्रेन की रेल की तरफ शिफ्ट होएगा और शिफ्टिंग से करीब 20 करोड़ किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड सेव करेंगे, जिससे करीब करीब 1 करोड़ पेड़ लगाने के बराबर ये कार्बन डाइऑक्साइड का सेविंग है। 1 करोड़ ट्रीज लगाने के बराबर ये कार्बन डाइऑक्साइड की सेविंग है। 4 करोड़ लीटर डीजल इससे बचेगा और ट्रांसपोर्टेशन के मॉडल शिफ्ट से 450 करोड़ के आसपास साल के एवरी ईयर आफ्टर ईयर देश की लॉजिस्टिक्स कॉस्ट में कमी आएगी। मैं सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट पे आता हूं, जीरकपुर बाईपास। अगर आप चंडीगढ़ को ध्यान में दें तो चंडीगढ़ के पास में बहुत ही प्लान्ड वे में पंचकुला, मोहाली डिस्ट्रिक्ट में पंचकुला और जीरकपुर 2 बड़े शहर बसाए गए जो कि प्लान्ड सैटेलाइट टाउन्स हैं। जीरकपुर बेसिकली 2 नेशनल हाईवेज के इंटरसेक्शन पर स्थित है। इन दोनों सेक्शंस के, इन दोनों हाईवेज के इंटरसेक्शन पे होने के कारण जीरकपुर के अंदर से ट्रैफिक का हमेशा एक चैलेंज रहता है, ट्रैफिक कंजेशन रहता है। तो पूरे चंडीगढ़, जीरकपुर, पंचकुला को लेके एक रिंग रोड जैसा कॉन्सेप्ट बना है। उसका ये पहला प्रोजेक्ट है जो कि 6 लेन जीरकपुर बाईपास प्रोजेक्ट है। 1878 करोड़ रुपीस का है, करीब 19 किलोमीटर्स का है, 19.2 किलोमीटर्स, और इसको पीपीपी में हाइब्रिड एन्युइटी मोड पे बनाया जाएगा। इस प्रोजेक्ट का एक और बेनिफिट मिलेगा, हिमाचल का जो ट्रैफिक है उस ट्रैफिक को इमीडिएटली ये प्रोजेक्ट माने शहर के अंदर जाने के बजाय बाईपास से ही आप हिमाचल की तरफ जा सकते हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। कंप्लीट इस एरिया का डीकंजेशन होगा, चंडीगढ़, जीरकपुर, पंचकुला का डीकंजेशन इससे होगा और हाईली अर्बनाइज्ड एरियाज हैं, इसमें से पास होना आसान होगा। थर्ड, एक बहुत इंपॉर्टेंट आज फैसला लिया गया। आप जानते हैं कि सीरीज ऑफ डिसीजंस लिए गए हैं प्रधानमंत्री मोदी जी की इस हिस्टोरिक थर्ड टर्म में, जिसमें किसानों की जिंदगी में, किसानों के खेती करने के तरीके में एक मूल चूल, एक मेजर परिवर्तन आए, ट्रांसफॉर्मेशन आए। उसमें आज एक बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम जो कि सब स्कीम है, पीएम कृषि सिंचाई योजना का सब स्कीम है, वो अप्रूव की गई है और ये पायलट प्रोजेक्ट्स हैं। इसमें आपने देखा होगा कि डैम से बड़ी कैनाल आती है, बड़ी कैनाल से छोटी कैनाल आती है, छोटी कैनाल आने के बाद में पानी जनरली कच्चे कैनाल, छोटे जो खेतों के अंदर जाने वाले होते हैं, उस तरह के कैनाल से, उस तरह के ड्रेन से पानी खेत के अंदर आता है। आप इमेजिन करो, एक ओपन कैनाल है, उसमें कितना पानी वेस्ट होगा। पानी जमीन में भी रिसेगा, इवेपोरेशन भी होगा। एक मेजर इनएफिशिएंटली यूज करने वाला एक मेथड उस तरह से बनता है। क्या इसमें टेक्नोलॉजी का उपयोग करके एफिशिएंसी लाई जा सकती है? ये प्रधानमंत्री जी ने, जब वे गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब माननीय मोदी जी ने बहुत कई तरह के इस तरह के प्रयोग सक्सेसफुली और बड़ी संख्या में गुजरात में किए थे। तो अब उसी एक्सपेरिमेंट को, उसी जो गुजरात में किए हुए काम को एक नेशनल लेवल पे ले जाने के लिए ये सब स्कीम बनी है। इसमें बेसिकली बड़ी कैनाल से खेत में ले जाने के लिए इंस्टेड ऑफ यूजिंग कच्चे कैनाल, जो मैं आपको कुछ फोटोग्राफ्स दिखाता हूं, आप अगर देखोगे
ये कच्ची कैनाल है, राइट। ये इस तरह की कच्ची कैनाल हम एक रूटीनली जो बनते हैं हमारे देश में, बड़ी कैनाल से छोटी कैनाल, छोटी कैनाल से फिर कच्चे कैनाल के अंदर लेके जाते हैं पानी को खेत के अंदर। अब उस कच्ची कैनाल से जो लॉस होता है पानी का, उस लॉस को प्रिवेंट करने के लिए बहुत ही एक अच्छा कॉन्सेप्ट लाए और इसके अच्छे पायलट प्रोजेक्ट्स हुए हैं। बेसिकली अगर आप देखोगे, ये कैनाल है, कैनाल के पास में एक पंप हाउस बनाया, कैनाल के पास में एक पंप हाउस बनाया। उस पंप हाउस से पानी पंप किया और प्रेशराइज्ड पाइप सप्लाई, प्रेशराइज्ड पाइप से पानी को खेत के हर हिस्से पे लेके गए और वहां पे माइक्रो इरिगेशन, वहां पर माइक्रो इरिगेशन, तो पानी तो बचेगा ही बचेगा, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, पर ड्रॉप मोर क्रॉप आपको किसानों को मिलेगा। बहुत एक इंटरेस्टिंग डेटा है, आप करेक्ट कीजिएगा अगर गलत कहूं तो, कि 80% पानी हमारा इरिगेशन के लिए, देश में जितना फ्रेश वाटर है उसका करीब 80% पानी इरिगेशन के लिए यूज में आता है। आप मुझे अभी डिपार्टमेंट से बता रहे हैं। तो इतना जब पानी यूज में आ रहा है तो उसमें एफिशिएंसी लाना बहुत जरूरी है। इसलिए ये एक 78 पायलट प्रोजेक्ट्स हैं जो डिफरेंट स्टेट से आए हैं, उनको लेके ये सब स्कीम बनी है 1600 करोड़ रुपीस की। आप इसकी इंपॉर्टेंस देखना, आने वाले समय में ये बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम होने वाली है, क्योंकि पानी जब बचेगा तो उस पानी का उपयोग आप कई तरीकों से कर पाओगे। आप ड्रिंकिंग वाटर के लिए, दूसरे यूजेस के लिए, और जो वेस्टेज होने के कारण ज़्यादा सरप्लस पानी, यानी कि बहुत सारा पानी अगर हम खेत में रखते हैं तो उसके कारण सॉइल का जो डिटीरियोरेशन होता है वो डिटीरियोरेशन भी बंद होगा। और जैसे प्रधानमंत्री जी का आप गुजरात के स्पीच अगर सुनोगे तो पीएम साहब किसानों को समझाते थे, तब वो बहुत एक अच्छा एग्जाम्पल देते थे। पीएम साहब कहते थे कि किसानों को जब समझाते थे, उनके साथ संवाद होता था, तो कहते थे कि अगर कोई बच्चा, किसी बच्चे को अगर बुखार है तो उसको क्या तुम खूब सारा दूध पिलाओगे तो ठीक होगा क्या? इसके बजाय न्यूट्रिशन देने के लिए मेडिसिन, एक एक चम्मच दूध देने से बेटर ट्रीटमेंट हो सकता है, एक सिस्टमेटिक तरीके से, साइंटिफिक तरीके से हो सकता है। वैसा ही क्रॉप में, क्रॉप को जब प्यास लगे तब आप उसको पानी मिले, क्रॉप को जब भूख लगे तब उसको फर्टिलाइजर मिले। एक तरीके से एक साइंटिफिक एआई का यूज करके, आईओटी का यूज करके, सेंसर्स इतने तरह के हैं, स्काडा यूज करके, इन सब का यूज करके, जियो स्पेशियल डेटा यूज करके, सैटेलाइट से जो स्टडी हो रही है वो देख के, कैमराज से देख के क्रॉप की क्या कंडीशन है वो देख के, इन सब को अगर ढंग से करें तो क्रॉप यील्ड भी इंप्रूव होगी और वाटर का यूज भी कम होगा। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए फाइनली right amount of water at right point of time, right amount of water at right point of time, इस ऑब्जेक्टिव को लेके ये प्रोजेक्ट किया गया है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है देश के लिए, क्लाइमेट चेंज के लिए, वाटर रिसोर्सेज के यूज के लिए, और किसानों की इनकम बढ़ाने के लिए, किसानों के क्रॉप को और बेटर कंडीशन में लाने के लिए। ये डिटेल इसके आपके काम आएंगे, आप सब आपको शेयर किया ही जाता है। वैसे पीपीटी शेयर करते हो ना, पीपीटी ये शेयर करेंगे डिटेल में, किस तरह से कन्वर्जेंस लाना, कैसे एक मास्टर प्लानिंग करना, कैसे एक एरिया बेस्ड अप्रोच करना, कैसे टेक्नोलॉजी का यूज करना, कैसे फार्मर्स को सेल्फ गवर्निंग स्ट्रक्चर्स में ऑर्गेनाइज करना, जिससे कि गवर्नमेंट और फार्मर्स के बीच में एक पार्टनरशिप वाला मोड आए और दोनों एक दूसरे के सहयोग से काम करे। उस थॉट प्रोसेस के साथ ये प्रोजेक्ट हाथ में लिया। करीब 80,000 फार्मर्स के साथ स्टार्ट करेंगे इसको, और स्टार्ट करके फिर उसका जो अनुभव आएगा उसके हिसाब से इसका आगे फैसला लिया जाएगा। एक पैराडाइम शिफ्ट है, बहुत बड़ा चेंज है ये फंडामेंटल शिफ्ट है। अगर आप देखो आज भी किसानों में जनरली कंप्लीट खेत को पानी से भरने
तक वाला जो मेथड है उस मेथड के कंपैरिजन में दिस इज अ टोटली न्यू वे ऑफ वर्किंग। मैं इन 3 फैसले हुए और मैं आपके सामने अब तक की समरी रखूंगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की इस ऐतिहासिक 3rd टर्म में किस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर के हर सेक्टर में, चाहे आप एयरपोर्ट लो, पोर्ट्स लो, हाईवे लो, रेलवे लो, मेट्रो, इंडस्ट्रियल इंफ्रा, हाउसिंग, हाइड्रो पावर, रोपवेज, हर सेक्टर में बड़े फैसले लिए गए। करीब करीब अब तक इंफ्रा में रफली 10 लाख करोड़ रुपीस के प्रोजेक्ट सैंक्शन हुए। 10 लाख करोड़ रुपीस के प्रोजेक्ट सैंक्शन हुए। एग्जैक्ट नंबर आपके सामने है यहाँ पर 995,914 जो अभी तक के फैसले हुए, 9,95,914 करोड़। It's a very large investment and this is going to lay the foundation for a very efficient economy और हमारे इकोनॉमी की जो नीड्स हैं वो इससे पूरी होती है। केवल ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में अगर हम देखें तो करीब करीब 4,22,000 करोड़ रुपीस के प्रोजेक्ट हुए हैं, चाहे पोर्ट हो, हाईवे हो, रेलवे हो, एयरपोर्ट्स हो, इन सब में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो, इन सब में बड़े अच्छे फैसले लिए गए जो कि देश की फाउंडेशन रखेंगे और देश की लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को कम करेंगे। रेलवे प्रोजेक्ट्स अगर अलोन हम देखें तो इसमें अब तक 3rd टर्म में 23 प्रोजेक्ट्स माननीय प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट में अप्रूव किए हैं, विच इज वर्थ अबाउट 86,000 करोड़ रुपीस एंड टोटल लेंथ इज अबाउट 2,800 किलोमीटर्स। बहुत एक बड़ा इससे इम्पैक्ट आएगा देश में, बहुत सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट आएगा ट्रेन्स के मूवमेंट में और ओवरऑल। और किसानों के लिए तो अनेक फैसले लिए गए हैं। ये फार्मर्स, अब 3 पेज में जा रहा है फार्मर्स वेलफेयर के सारे डिसीजंस की समरी। शुरुआत किया था 1 पेज में आपको दिखाता था, अब ये 3 पेज में जा रहा है। कुल मिला के 6.5 लाख करोड़ 6,51,000 करोड़ रुपीस के फैसले लिए गए। आई विल स्टॉप हियर एंड टेक द क्वेश्चंस। ओके, 49। सर नमस्ते, सुजीत ठाकुर दैनिक भास्कर से। ये रेलवे प्रोजेक्ट बताया आपने साउथ इंडिया का खास करके, तो एक जो मेजर महाराष्ट्र कर्नाटक केरल वाला जो लाइन है, जो कोंकण रेलवे है, वो कंजेशन में है, सिंगल लाइन है 25 साल से, और सारा जब बढ़ावा कैबिनेट का पूछिए ना, कैबिनेट का पूछिए, नहीं सर, मैं रेलवे कह की रहा हूं मीटिंग करेंगे तब अलग करेंगे। इस पे कुछ कंजेशन का असर पड़ेगा इस नए प्रोजेक्ट से महाराष्ट्र कर्नाटक केरल वाले सेक्टर का? हाँ, डेफिनेटली फर्क पड़ेगा। ये रूट बेसिकली अगर आप देखेंगे तो जो ईस्ट कोस्ट एरिया है ये आपका ये मतलब हमारा इधर सी है, यहाँ से लैंड है, राइट। ये ईस्टर्न कोस्ट है कंप्लीट, चेन्नई तमिलनाडु से लेके वेस्ट बंगाल तक का। तो इस वाले कोस्ट की तरफ जितना ट्रैफिक इधर से जाता था कर्नाटक से और नीचे केरल से और यहाँ से तमिलनाडु के हिस्सों से, तमिलनाडु के कई डिस्ट्रिक्ट से, तो ये सारा जो ट्रैफिक जाता था वो ट्रैफिक वाया चेन्नई होके जाना पड़ता था उससे सारा। तो एक तरीके से चेन्नई बिकेम वेरी कंजेस्टेड बिकॉज देयर वाज अ लैक ऑफ कैपेसिटी ऑन दी ऑल्टरनेटिव रूट्स। तो जब पीएम गतिशक्ति मास्टर प्लान पे इसको डाला और एनालिसिस किया, उस एनालिसिस से ये निकला कि ये एक छोटा सा सेक्शन है, इस सेक्शन को अगर हम डबलिंग करते हैं, इसकी कैपेसिटी बढ़ाते हैं, तो इमीडिएटली यू गेट द ह्यूज बेनिफिट ऑफ बाईपासिंग अरक्कोनम एंड चेन्नई, और सीधा काटपाड़ी से ही ऊपर नॉर्थ की तरफ जा सकते हो। दैट्स द बेनिफिट विच विल कम। 3। सर मैं लक्ष्मण सीएनबीसी आवाज़ से। मेरा सवाल एग्रीकल्चर सेक्टर को लेकर जो इरिगेशन प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है, इसमें पहले ओपन कैनाल होता था जैसा कि आपने कहा, अब वो प्रेशराइज्ड पाइप के जरिए जाएगा। तो ओपन कैनाल में जिस फार्मर को जितनी ज़रूरत होती थी पानी खुद ब खुद पाइप से किसी तरीके से निकालते थे, तो पाइप के जरिए जाने पे क्या फार्मर्स को अपने फार्म लैंड के लिए कोई कनेक्शन लेना पड़ेगा? कैसे उसको मुहैया कराएंगे वहाँ तक? ये एक पायलट प्रोजेक्ट है, नया प्रोजेक्ट है छोटे क्लस्टर्स के लिए, और अभी शुरू में 78 पायलट प्रोजेक्ट्स चलाएंगे। और ये जो फार्म से कैनाल वाला वो वाला जो एंड है, उस एंड को रिप्लेस करेंगे। बड़ी वाली जो ओपन कैनाल्स नहीं, उसको चेंज नहीं कर रहे हैं। ये कितने इंच की पाइप्स होंगी? 3 इंच वाली पाइप्स हैं। ये छोटी पाइप्स हैं जो कि बेसिकली कैनाल से सीधा फार्मर्स के जो प्लॉट पे ले जाना है पानी,
उस वाले हिस्से के तो लिए। क्या फार्मर्स को कनेक्शन लेना पड़ेगा इसके लिए? ये pumping वाला एक system बनेगा। क्या कोई चार्ज देना पड़ेगा उसके लिए? वो तो स्कीम जब बनेगी फार्मर्स खुद डिसाइड करेंगे बहुत सारी चीजें। ये पंप हाउस एक बनेगा, ये पंप हाउस एक बनेगा। इस पंप हाउस से फिर माइक्रो इरिगेशन के जरिए, ड्रिप वाटर के जरिए पानी को पहुंचाया जाएगा। 256. सर, ये जो जीरकपुर बाईपास के बारे में जो आपने बताया, ये जो फैसला है, तो हिमाचल से जो ट्रैफिक जो आता है सीधे पंजाब चंडीगढ़ की तरफ आता है, तो क्या ये बाईपास आप सीधे दे देंगे, सीधे हरियाणा की तरफ निकल जाएगा? ये कैसे, इसका रूट क्या है, क्या, और इससे कितना लोगों को फायदा मिलेगा, कैसे फायदा होगा? बहुत ट्रैफिक अच्छा कनेक्शन क्वेश्चन है। मैं इसको थोड़ा सा इस चार्ट के जरिए से समझाना चाहूँगा। आप अगर देखोगे तो इस पूरे एरिया का एक रिंग रोड जैसा बन रहा है। ये जो रेड कलर, ग्रीन कलर, ब्लू कलर और एक डॉटेड और एक येलो कलर, ये आप देखोगे ना, ये कंप्लीट एक प्रैक्टिकली एक रिंग रोड बन रही है। तो ट्रैफिक का मूवमेंट एकदम स्मूथ हो जाएगा, चाहे हरियाणा हो, पंजाब हो, हिमाचल की तरफ जाना हो, दिल्ली की तरफ आना हो, सभी के लिए इसका मूवमेंट का इसमें पाथ बनेगा। वो तो कैलकुलेशन आ जाएगा आपके पास। Sachin. So sir, Santosh. But Navara Times. ये लीजिए संतोष। ये जो सर आपने पायलट प्रोजेक्ट 78 आइडेंटिफाई किए हैं, तो इसके लिए सर क्या पॉइंट्स, मतलब हाउ यू आइडेंटिफाइड दिस 78 राज्य सरकारों के साथ मिलके फेडरल स्ट्रक्चर। अच्छा, विच आर द स्टेट्स? वो डिटेल आपको आ जाएगी, लिस्ट 78 बड़ी लिस्ट है पीपीटी पे। राइट सर। 130. सर इधर इधर लेफ्ट साइड में, स्ट्रेट इधर सर, राइट। आपके राइट। रविंद्र सर, हम लोग भी किसान हैं सर। हम लोग किसानों में देखते हैं खेती जो होता है, एक खेत अगर यहाँ है तो दूसरी खेत कहीं और होती है। हमारा सीधा सवाल है कि सर ये 78 पायलट प्रोजेक्ट क्या धान वाले जहाँ प्रमुखता है वहाँ पर लगाए जाएंगे, गेहूं वाले लगाए जाएंगे, किन फसलों के लिए उपयुक्त आप मानते हैं या सरकार मानती है? और दूसरा, ये 80,000 जो किसान है इनका सिलेक्शन कैसे होगा? क्योंकि खेतों के बीच में डिफरेंस भी होगा और किसानों का भी अलग अलग दायरा है, अलग अलग कैटेगरी है, तो पूरे कंट्री में इसको कैसे आप अप्लाई करेंगे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। छोटे छोटे क्लस्टर बनाए जाएंगे। ये देखो, छोटे छोटे क्लस्टर बनाए जाएंगे। अभी क्या होता है, कमांड एरिया मतलब बड़ा एरिया होता है, कई सारे गांव होते हैं, कई सारे उसमें कई बार तो 2-2, 3-3, 4-4 पंचायत को कमांड एरिया बनाते हैं। अब इसमें छोटे छोटे क्लस्टर बनेंगे। उस क्लस्टर के अंदर जितनी कवरेज होती है उन किसानों को इसमें शामिल किया जाएगा और उनके साथ बातचीत करके ही बनाए गए सारे प्रोजेक्ट। ये बेसिकली आपने नोटिस किया होगा, इसका जो एक मेजर पैराडाइम शिफ्ट है, आप इसका फर्स्ट पॉइंट देखो, मेजर जो एक पैराडाइम शिफ्ट है वो है कम्युनिटी बेस्ड एफिशिएंट वाटर डिस्ट्रीब्यूशन। कम्युनिटी बेस्ड, लोगों को, किसानों को साथ लेकर, उनकी बात को समझकर, उनकी जरूरतों के हिसाब से कैसे हम चेंज एक लेके आए टेक्नोलॉजी का, वो इसमें ऑब्जेक्टिव है। वो बेनिफिट इस प्रोजेक्ट से मिलेगा। किसान डिसाइड करेंगे ना। 37 this side. Sir, Prakash Vedashi from ET Now. Could you please share the current status of railway line electrification? कैबिनेट की बात करो, वैसे करीब करीब 98% हो गया है। बहुत छोटे छोटे पैचेस अभी बाकी हैं जो कि इस साल के एंड तक कंप्लीट हो जाएंगे सारे। 63. 98 से थोड़ा ज़्यादा ही हुआ है, प्लस है। सर मैं तरुण शर्मा हूँ जी बिजनेस से। सर जो ये अपने किसानों के लिए जो योजना लेकर आए हैं, एक सेकेंड, एक छोटा सा प्रोटोकॉल करें अपन। एज फार एज पॉसिबल सामने वाले रोज में अगर बैठने का करें, और प्रोटोकॉल हमेशा ऐसा कर दे कि फर्स्ट रो से चालू करेंगे। फर्स्ट रो वालों को सबसे पहले अपॉर्चुनिटी मिलेगी, सेकंड रो वालों को बाद में, थर्ड रो को उसके बाद में, फोर्थ रो को उसके बाद में। ऐसा करें, है ना? और उसमें भी सेंटर वालों को सबसे ज्यादा, फिर लेफ्ट वालों को, फिर राइट वालों को। राइट को पहले, ऐसा डिमांड है तो राइट वालों को पहले देंगे। आपका राइट या आधा कर लेंगे।
सर आपका ऐसे राइट तेरा राइट और मेरा राइट में भी फर्क हो जाता है। राइट ऑफ सेंटर, सेंटर ऑफ, ये प्रोटोकॉल रखते हैं अगली बार से ना। फोन नेटवर्क नहीं आता तो नेटवर्क का बूस्टर लगा देंगे। सर मैं तरुण हूँ जी बिजनेस से। सर जो आपने अभी कमांड एरिया डेवलपमेंट एंड वाटर मैनेजमेंट का जो कैबिनेट ने अप्रूवल लिया है, सर वाटर मैनेजमेंट बेसिकली सर स्टेट सब्जेक्ट है, तो सर ये जो 1600 करोड़ है ये जो इस प्रोजेक्ट के लिए पूरा सेंट्रली लगाएगा या स्टेट का भी पार्टिसिपेशन होगा? दोनों का पार्टिसिपेशन है और पूरा प्रोग्राम बनाए स्टेट के साथ मिलके, कंप्लीटली स्टेट के साथ मिलके बनाया है। कई सारे स्टेट्स ने इसमें बहुत बहुत इसमें इंटरेस्ट दिखाया है और उसका लाभ भी मिलेगा। देखो ये आपकी एकदम 100% बात सही है कि ये स्टेट बेस्ड ही होना चाहिए और स्टेट बेस्ड ही है। जो इनिशियल पायलट्स हुए स्कीम बनने से पहले वो कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, हरियाणा में बहुत अच्छे प्रोग्रेस हुए, उसमें बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आए और चारों स्टेट्स ने जो शुरुआत में एक इनिशिएटिव दिखाया उसी का रिजल्ट आया कि आज ये इस लेवल पे प्रोजेक्ट को ले पा रहे हैं। सर एक सवाल, यदि आप टैरिफ पे अलाउ करें कैबिनेट? बिल्कुल नहीं। 198, अच्छा हाँ 138, सॉरी 138। हाँ हाँ बोलिए बोलिए आप ही। हाँ ये साहब का। सर इसी किसानों से जुड़ा मेरा सवाल था, कुछ तो पार्ट का जवाब मिल गया है, लेकिन हमने देखा है ड्रिप इरिगेशन हो, ये सब जो आधुनिक तकनीक है सिंचाई की, उन राज्यों में इसका ज़्यादा फायदा हुआ जहाँ पर पानी की किल्लत रही है या फिर इफिशिएंट यूज की ज़रूरत रही है। तो क्या ये स्कीम बनाते वक्त कुछ राज्य विशेष पर ध्यान दिया गया है कि ऐसे राज्यों को पहले लिया जाएगा पायलट में जहाँ पर ड्रिप इरिगेशन की बहुत ज़रूरत है या पानी बचाने की बहुत ज़रूरत है, इस तरह को जो ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाएगा उसको। 208 राइट साइड में इनका। सर मैं आनंद कुमार सिंह हूँ न्यूज़ इंडिया से। सर मेरा सवाल ये था कि एक 6 लेन बाईपास का जो रोड था सर, उसकी टोटल कॉस्ट है 1878 और लगभग 19.2 किलोमीटर्स का ये पूरा पैच होगा। जो एवरेज निकालें तो 97 करोड़ पर किलोमीटर के हिसाब से। तो सर 1 किलोमीटर में 97 करोड़, तो सर क्या ऐसा कुछ लगाना लगेगा उसमें, जो जानना चाह रहा था सर, जो एवरेज इसकी इतनी ज़्यादा हो जा रही है। जो घग्गर रिवर से जो पोर्शन जा रहा है उसमें हमने एलिवेटेड किया हुआ है 6 लेन, तो उसके वजह से कॉस्ट हाई आ रही है इसकी। क्लियर। 227 चाहे कितनी तैयारी कर लो, सिलेबस से बाहर का एक क्वेश्चन तो आ ही जाता है। अच्छा 227 ये इधर साइड उनके बाद है। मैं फोन अ फ्रेंड रखता हूँ हमेशा। Hi, to your left, sir. Left side. Left. To your left, sir. down. Yeah. First. Hi. Sir, just one question अपना on the परिचय दे explainer दीजिए। points. Sorry, Ashmit from CNBC. मैं बता TV18. देता हूँ, अश्मित है, ये लाइव नहीं है अभी। So one question I just needed to ask, आपने from the points that were displayed with respect to the farmers and this command center that is being proposed, there was an AI element in terms of AI being used for distribution of water. I just wanted to ask, one, if you can expand on that. Two, if there's an interplay with the AI mission where the applications are also underway, if there is any interplay. बहुत अच्छा, मैं आपको ये इसका एक एग्जांपल देना चाहूँगा। AI का उपयोग करने से आप एक्चुअल में कितना बेनिफिट कर सकते हो, उसके कई एग्जांपल्स देश भर में हो गए हैं अभी और दुनिया में कई जगह एग्जांपल्स हो गए। अपने देश में कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं जिसमें क्रॉप यील्ड प्रैक्टिकली डबल हो जाती है, फर्टिलाइजर रिक्वायरमेंट 30% लेस, पेस्टिसाइड रिक्वायरमेंट 40% लेस बाय यूजिंग प्रॉपर एआई। इसमें किस तरह से करना है, 4 बेसिक इनपुट्स आ रहे हैं डेटा के। पहला, डिफरेंट सेंसर्स, मिट्टी के पीएच के लिए, वाट मॉइस्चर कंटेंट के लिए, प्रेशर, टेम्परेचर, उस सबके सेंसर्स, उनका डेटा एक आ रहा है, राइट। सेकंड, कैमरा लेके जो क्रॉप की एक्चुअल विजुअल कंडीशन है, सूखा है, गीला है, ग्रीन है, येलो है, क्या कलर है उसका, वो सेकंड एलिमेंट। थर्ड, क्लाइमेट डेटा, जो सैटेलाइट बेस्ड डेटा हमको जो मिलता है, टेम्परेचर है, विंड स्पीड है, ये सारे। फोर्थ, आपका इनपुट्स कितने जा रहे हैं उसमें, फर्टिलाइजर इनपुट्स गए वो डेटा, राइट, पेस्टिसाइड के इनपुट्स गए वो डेटा।
इन चारों को लेके जब एआई के मॉडल को ट्रेन करते हैं, देन यू कैन एक्चुअली डिटरमाइन एग्जैक्टली किस वक्त पौधे को भूख लगी है तो उसको फर्टिलाइजर ज्यादा देना है, अभी किस वक्त प्यास है तो पानी का ड्रॉप आना चाहिए ज्यादा, किस वक्त कंडीशन इस तरह की है कि अब इसको हार्वेस्ट कर लेना चाहिए। इस तरह के बहुत सारे अच्छे एग्जाम्पल्स देश में कई जगह हुए हैं। और वैसे भी आप जानते हो कि एआई मिशन के जो टॉप मोस्ट ऑब्जेक्टिव्स हैं उसमें एग्रीकल्चर है, हेल्थ केयर है और एजुकेशन है। ये 3 हमारे टॉप ऑब्जेक्टिव्स हैं जिसमें एआई मिशन के एप्लीकेशंस का यूज किया जा रहा है। सो दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी मेजर पार्ट ऑफ दिस एंटायर प्रोग्राम। और ऑलरेडी आज डिस्कशन में भी काफ़ी इस पे चर्चा हुई थी और अगले कुछ ही दिनों के बाद में वाटर रिसोर्सेज मिनिस्ट्री और माइटी मिनिस्ट्री दोनों ऑफिशियल्स मिलके इसका एक डिटेल्ड एक्शन प्लान भी तैयार करेंगे। और ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा? ऑब्जेक्टिव ये रहेगा कि ये जो अलग अलग एआई एप्लीकेशंस बन रही हैं, तो जैसे यूपीआई बना, एक प्लेटफॉर्म बना, उस प्लेटफॉर्म पे कई लोग जुड़ गए, वैसा ही वी विल ट्राई टू क्रिएट अ पब्लिक प्लेटफॉर्म बाय विच द फार्मर्स कैन एक्चुअली कन्वर्स इन देयर ओन लैंग्वेज, अपनी मातृभाषा में बात कर सके किसान और एक राइट सॉल्यूशन ला सके और अच्छा इसका रिजल्ट आएगा। 140। सर आनंद हूँ टीवी 9। सर आनंद हूँ टीवी 9 भारतवर्ष से। सर एक सवाल ये था कि जो ये पीएम कृषि सिंचाई योजना है, एक बार जब ये पायलट प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है तो क्या उसके बाद किसानों को उस पाइप का कनेक्शन लेना पड़ेगा जैसे हम घरों में पीने का पानी का कनेक्शन लेते हैं, या फिर क्या सिस्टम क्या रहेगा इसका? ये डिटेल्स आपके पास आ जाएंगे, लेकिन कोई अलग से कनेक्शन की बात नहीं है, किसानों के साथ मिलके ही वही इसको मैनेज करेंगे। आपको मैंने अभी भी थोड़ी देर पहले एक भाई ने क्वेश्चन जब पूछा था तब भी मैंने कहा था कि इस पूरी स्कीम का एक मेजर पैराडाइम शिफ्ट होगा कम्युनिटी बेस्ड एफिशिएंट वाटर डिस्ट्रीब्यूशन। किसान ही आपस में डिस्कस करेंगे। 265। और ये थियोरेटिकल नहीं है, अभी तक के जो 5 मैंने आपको 4 जो बताए 4 राज्यों के, वहां पे ये प्रैक्टिकली करके दिखा हुआ है। Sir, Dhruvaksh from Business Standard here. One question on the railway expansion. Saw the series of decisions that have been taken for railway capacity expansion. One question I had was on how have we been able to, wherever the expansion has happened, have we been able to improve the sectional speeds of those areas? If you could share some details on whether, because it's also a part of the mission Raftar of railways. One is on that. Second, I know that you won't be entertaining any questions on the tariffs. सुनो मेरी बात सुनो, अभी रेलवे का एक अलग से अपन प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे जो साल भर की अचीवमेंट, उसमें मैं पूरी डिटेलिंग दूंगा। बहुत सिग्निफिकेंट चेंज आया है। And sir, just one thing. क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हो आप? I think 138। हाँ बताइए एनडीटीवी से। सर नमस्ते, अखिलेश शर्मा एनडीटीवी से। आपने कंपाइल करके बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि अभी तक हम लोग कुछ लोग पुरानी जनरेशन के हैं, अखिलेश जी और हम सब एक जनरेशन के। जी सर। तो आपने बहुत अच्छे से कंपाइल करके बताया कि एक्सपेंडिचर कितना है कैपेक्स का। तो जो हमारा टारगेट आपने बताया था बजट में कितना है 11 लाख करोड़, उसके आसपास पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये लास्ट का वैसे मत देखो अखिलेश भाई, आप तो बहुत फाइनेंस अच्छा समझते हो, वैसे मत देखो बजट में जो जाता है उस साल कितना खर्चा होगा। और इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स होते हैं तो एक लंबे पीरियड में जाते हैं, तो सैंक्शन होने के बाद में लैंड एक्विजिशन, डिटेल्ड इंजीनियरिंग, वो सब चीज़ें, और उसके बाद में फिर कॉन्ट्रैक्ट्स, टेंडर्स, प्रोसेस पूरा एक लंबा चलता है। उस हिसाब से देखो। आप तो फाइनेंस समझने वाले आदमी हो। क्वेश्चन ले ले सर। 165। आज वैसे ट्राई किया गया कि साउथ इंडियन डिशेस हैं तो क्वेश्चन कम होंगे, तो फिर वैसे मन तो ये था तिरुपति के लड्डू आ जाए, लेकिन ये मतलब जब मुझे इन्फॉर्मेशन मिलती है कि कौन से ब्रीफिंग में जाने हैं, वो थोड़ा टाइम लैग रह गया। लेकिन अगले हफ्ते आपको आज के तिरुपति के लड्डू अगले हफ्ते मिलेंगे। सर
सर ये जो सर इधर सर वो मुकेश कौशिक हूँ मैं भास्कर से। ये पीएम कृषि योजना की जो सिंचाई योजना है इसमें कोई फॉरेन टेक्नोलॉजी पार्टनर होगा क्या, क्योंकि इजराइल नहीं, आत्मनिर्भर भारत है यार। अच्छा बिल्कुल ठीक। सेकेंडली क्या सीसीएस की आज मीटिंग हुई थी, अगर कुछ हुई थी तो उसका कोई फैसला हुआ? मैंने सब आपके सामने रख लिया। ओके। नहीं, मैंने आधार के सामने एक जो सबसे बड़ा टारगेट रखा है टीम के साथ, वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कैसे हम ऑथराइजेशन को मजबूत बनाएं, कैसे उसको एक्यूरेट करें। तो ऑथराइजेशन को एक्यूरेट करने के लिए बायोमेट्रिक विच कैन ईदर बी फिंगरप्रिंट, आइरिस और फेशियल ऑथराइजेशन। फेशियल ऑथराइजेशन इज द इजीएस्ट, क्योंकि उसमें अपने खुद के मोबाइल फोन को यूज करके आप ऑथराइजेशन कर सकते हो। इसीलिए करीब कुछ समय से चल रहा था ये प्रयास। वो ऐप कल रिलीज हुई है और अभी बीटा रिलीज हुआ उसका, और उसके बाद में फाइनल रिलीज हो जाएगी जल्दी। और उसका बैकअप भी बहुत बड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि देश भर से जब ऑथराइजेशन होंगे मिलियंस ऑफ देम, तो दे विल ऑल बी हिटिंग वन सर्वर। तो उसका बैकअप सर्वर की कैपेसिटी एंड ऑल दे आर वर्किंग आउट। तो विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स दैट विल बिकम फुल्ली रोल्ड आउट। दूसरा ये था कि डीपीडीपी एक्ट के साथ उसको हार्मोनाइज करना, आधार एक्ट को। ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव है कि जो एक गरीब माँ जिनको डिफरेंट काम के लिए अलग अलग जगह अलग अलग डेटा, अलग अलग कार्ड, अलग अलग आइडेंटिटी, वो सब ना करना पड़े। जो गरीब से गरीब व्यक्ति है ग्रामीण क्षेत्रों में, वंचित क्षेत्रों में, उन व्यक्तियों की लाइफ में कैसे एक पॉजिटिव इंप्रूवमेंट आए, उस ऑब्जेक्टिव को लेके लॉ बनाने के लिए आधार अथॉरिटी को रिक्वेस्ट किया है। थैंक यू सर। तो आप सीधा प्रसारण देख रहे थे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दे रहे थे। इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हुए 2 प्रोजेक्ट्स, बड़े प्रोजेक्ट्स जिनको कैबिनेट ने मंजूरी दी है, और उसके अलावा किसानों से, खेती किसानी से या सिंचाई और नहर के साथ साथ जल प्रबंधन से जुड़ा हुआ एक फैसला है जो किसानों के लिए लॉन्ग टर्म फ़ायदा देने वाला है। ये इसमें जो प्रोजेक्ट है, और इस तरह से कुल मिलाकर बड़े, जिसको कहना चाहिए कि फैसले लिए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के तिरुपति से काटपाड़ी तक की जो रेलवे लाइन है उसकी डबलिंग का प्रोजेक्ट है, जो कि 1332 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा। और ये जो है मेजर लाइन है जो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच की कनेक्टिविटी को और बेहतर करेगी। इसके साथ ही साथ चंडीगढ़ जीरकपुर बाईपास का निर्माण है, जो कि 19.2 किलोमीटर की लंबाई है, और ये करीब 1878 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा। इससे जो तमाम ट्रैफिक कंजेशन है वो कम होगा। तो ये कुल मिलाकर जो आज परियोजनाएं थी उस पर जानकारी दी है, जो कि कैबिनेट ने मंजूरी दी है। और इसके साथ ही साथ इस वक्त की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। स्लोवाकिया दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता में लिया भाग। दोनों देशों के बीच कई समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवकार मंत्र को बताया भारतीय आस्था का केंद्र। कहा, नया भारत आध्यात्म और एआई से समाधान खोजकर दुनिया को दिखाएगा नई राह। नए वक्फ एक्ट के लागू होने के बाद वक्फ जमीन की देखरेख में पारदर्शिता आने की उम्मीद से खिले गरीब और पसमानदा मुसलमानों के चेहरे। मुतवल्लियों के भ्रष्टाचार पर अब खुलकर सामने आए हैं लोग। मुर्शिदाबाद में तोड़फोड़ की घटना पर कहा, मुतवल्लियों के रहनुमा कर रहे हैं एक्ट का विरोध। गुजरात में कांग्रेस अधिवेशन का आज अंतिम दिन। राहुल गांधी की अगुवाई में कांग्रेस के एजेंडे में मुसलमान और पिछड़ा सबसे ऊपर। ओबीसी मुस्लिम गठजोड़ की बदौलत क्षेत्रीय दलों से मुकाबला करेगी पार्टी। और आरबीआई ने की रेपो रेट में 25 आधार अंकों की कटौती। एमपीसी ने
सर्वसम्मति से लिया फैसला, लोन की ईएमआई घटने की उम्मीद। तो इस वक्त में सबसे पहले बात करेंगे वक्फ की, किस तरह से संशोधन गरीब मुसलमानों के हित में होने जा रहा है और जो इसका तमाम जो विरोध कुछ लोग कर रहे हैं वो उसके पीछे की असल वजह क्या है। 2 गज जमीन का इंसाफ, आखिर 2 गज जमीन का इंसाफ क्यों कहा जा रहा है। नए वक्फ संशोधन कानून को देश में प्रभावी कर दिया गया है। संसद के दोनों सदनों और राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद वक्फ एक्ट लागू हो गया है। कल इसकी अधिसूचना जारी हुई है। तो क्या अब एक आम मुसलमान के लिए 2 गज जमीन का संघर्ष खत्म होगा? एक गरीब मुस्लिम बेवा को वक्फ से राहत मिलने की उम्मीद जगेगी। नए संशोधन में सामाजिक न्याय को ही प्राथमिकता दी गई है, लेकिन वक्फ के 9.5 लाख संपत्तियों पर जिनका कब्जा है वे भी इसके विरोध में पूरी जोर आजमाइश कर रहे हैं, पूरी तैयारी के साथ जुटे हुए हैं। तो क्या मुतवल्लियों के चंगुल से वक्फ मुक्त हो पाएगा? ये आम मुसलमान का सवाल है। उधर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने शाहबानो मामले की तरह पूरे देश में मुतवल्लियों के समर्थन में धरने प्रदर्शन का सिलसिला तेज करने का आह्वान किया है। कोलकाता के मुर्शिदाबाद में कुछ मुस्लिम उलेमाओं ने लोगों को सड़क पर उतारकर जबरदस्त हिंसक प्रदर्शन किया है। कई मुस्लिम रहनुमा मुतवल्लियों के समर्थन में सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए हैं। उनका तर्क है कि संविधान के मौलिक अधिकारों का हनन इस एक्ट में किया गया है, लेकिन ये मौलाना और राजनेता मुतवल्लियों के भ्रष्टाचार पर चुप हैं। 2009 में राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव मुतवल्लियों के भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए संसद में कड़े कानून की मांग करते हुए दिखे थे। आज उनकी ही पार्टी वक्फ के बहाने मुतवल्लियों के समर्थन में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा रही है। कोई भी दल इसमें पीछे नहीं रहना चाहता है। कांग्रेस के 3 सांसदों ने अलग अलग याचिका डाली है। उत्तर प्रदेश में हमारे संवाददाता को ऐसे कई मुस्लिम परिवारों से शिकायत मिली कि मुतवल्लियों को पैसा दिए बगैर वे वक्फ के कब्रिस्तान में भी जगह नहीं ले सकते। कुछ गरीब मुसलमानों का आरोप है कि छोटी जाति के लोगों को वक्फ के कब्रिस्तान में ऊंची जाति वाले मुतवल्ली जगह नहीं देते। राज्यों के अल्पसंख्यक विभागों में कुछ मुकदमों का उल्लेख अगर करें तो पिछले साल उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में वक्फ के 183 बीघे जमीन पर मेले में प्राप्त राजस्व के घोटाले का मामला सामने आया था। 50 लाख रुपए की आय मुतवल्लियों और स्टाफ के बीच बंदरबाट की कहानी ये सामने आई थी। कानपुर के अनवरगंज थाना इलाके में पूर्व मुतवल्ली शादाब खान पर वक्फ की 5000 वर्ग मीटर जमीन पर अवैध तरीके से कब्जा कर उसको बेचने का आरोप सामने आया था। इस मामले में एफआईआर भी दर्ज कराई गई थी। अमरोहा में, उत्तर प्रदेश के सारे जिलों की बात कर रहे हैं, अमरोहा में मुतवल्ली के धोखाधड़ी का मामला सामने आया। मुतवल्ली अनवर ने वक्फ की जमीन पर 16 दुकानें बनाई और उसे ऊंची कीमत पर बेच दिया। 2024 में आम आदमी पार्टी के विधायक दिल्ली वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष अमानतुल्लाह खान को मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में ईडी ने गिरफ्तार किया था। कर्नाटक के बेंगलुरु में वक्फ बोर्ड के पूर्व सीईओ और कई अन्य सदस्यों के खिलाफ भ्रष्टाचार के कारण एफआईआर दर्ज की गई थी। पिछले साल मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड ने कांग्रेस नेता रियाज खान को 7 करोड़ रुपए वसूली का नोटिस थमाया था। भटिंडा में एक मुतवल्ली 15,000 रुपए घूस लेते हुए रंगे हाथों दबोचे गए थे। ऐसे सैकड़ों मामले देश के अलग अलग हिस्से में दर्ज हैं, जिसमें वक्फ के मुतवल्ली सहित अन्य कर्मचारियों पर हजारों करोड़ रुपए हड़पने का आरोप है। सवाल यह है कि जब कहा जाता है कि वक्फ गरीब मुसलमानों की भलाई के लिए काम करता है, फिर उनके दान का बंदरबाट कुछ चंद लोग कैसे कर लेते हैं? कोलकाता में अदालती व्यवस्था के अनुरूप राज्य सरकार से मौलवियों को अनुदान वक्फ बोर्ड से मिलेगा। यही व्यवस्था लगभग पूरे देश में बनी थी, लेकिन पश्चिम बंगाल से लेकर तेलंगाना, दिल्ली और अन्य राज्यों में आज भी इन्हें पैसा टैक्स पेयर ही दे रहा है। ऐसी हालात में वक्फ के कुशल प्रबंधन के से किसको आपत्ति हो सकती है? ये एक बड़ा सवाल है कि किसको लगता है कि अगर कुशल प्रबंधन होगा तो उनको दिक्कत हो जाएगी। तो हमने आपको बताया कि किस तरह से इसमें तमाम सारे लोग जो है वो अलग अलग तरह की बातें पहले क्या कहा करते थे, आप क्या कह रहे हैं, इससे शुरुआत करते हैं। 2009 में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने मुतवल्लियों के भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए संसद में कड़े कानून की मांग की थी। तब क्या कहा था, आइए आपको सुनाते हैं। देखिए, कानून बनाना चाहिए बहुत कड़ा। सारी जमीनें हड़प ली गई है,
चाहे सरकारी हो या गैर, उसमें जो काम करने वाले लोग हैं सब बेच दिया है। प्राइम लैंड, ऐसा नहीं है कि कोई खेती वाली जमीन है। पटना के डाक बंगला पर जितनी प्रॉपर्टी थी ये सब पर अपार्टमेंट बन गया, सब लोगों ने लूट लाट किया है। आगे से खैर अब तो लाइए इसको पास हम लोग कर देते हैं संशोधन आपका, लेकिन आगे से कड़ाई के साथ जो भी बल्लियां बना रहे हैं। और मुस्लिम महिला पर्सनल लॉ बोर्ड की अध्यक्ष शाइस्ता अंबर ने कहा कि वक्फ संशोधन कानून से पिछड़े, गरीब मुस्लिम और बेवा महिलाओं को फायदा होने की उम्मीद है। वक्फ की ज़मीन से हम समझते हैं कि बहुत बड़ा एक इनकलाब आ सकता है और सकारात्मक काम होगा, और महिलाओं को जो तलाकशुदा हैं या बेवा हैं, विधवा हैं, अनाथ हैं लोग, उनको एक छत मिलेगी। उस ज़मीन, वक्फ की ज़मीन से छत बनाएंगे। वक्फ की ज़मीनों को गरीबों के बहाने से, यतीमों के बहाने से, बेवाओं के बहाने से खुद खा रहे हैं। वो अल्लाह ताला की जायदाद से के कानून की नाफरमानी कर रहे हैं। और बिहार में भी मुस्लिम समुदाय में वक्फ संशोधन को लेकर खुशी की लहर है। क्या कुछ कह रहे हैं वो, आइए आपको सुनाते हैं। हम लोग वक्फ में गए, नोटिस लेकर के गए। वक्फ कहाँ पर आया हम लोग के पास कि हाँ आप लोग का सहायता कर रहे हैं। हम लोग को वक्फ का फायदा भी नहीं मिला, कुछ में भी नहीं मिला। हम लोगों को बहुत खुशी है। अब जो वक्फ संशोधन बिल नया आया है, इसमें यतीम, बेवा, तलाकशुदा महिला, आपको मजबूर, माजूर और ख़ास तौर पे पसमानदा समाज का जो अर्जाल है, इन लोगों को फायदा होगा। मुलतवी के बदमाशी के कारण जो वक्फ का कब्जा हुआ है, उसके चलते हम लोग को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। किराया देना बंद कर दिए तो ये क्या किया कि वक्फ में जमीन को डाल दिया और हम लोग को परेशानी कर रहा है। तो सुना आपने कि आम मुसलमान क्या कुछ कह रहा है। बंगाल भाजपा नेता सुकांत मजूमदार का कहना है कि ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल को पश्चिम बांग्लादेश बनाना चाहती है। वक्फ जो बिल आया है अभी नया, इससे पहले जो बिल था, लाखों करोड़ रुपए की जायदाद होने के बावजूद इसका लाभ सीमित लोगों को, मुसलमान समाज के सीमित लोगों को, जिनके हाथ में पावर था, उनको ही मिल रहा था। आम मुसलमान, गरीब मुसलमान, बेवा मुसलमान, जिनकी पति। और आपको कुछ और अभी जो लाइव खबरें हैं उससे रूबरू कराते हैं, उसके बाद हम इस खबर पर लौटेंगे। आज नवकार महामंत्र दिवस पर संसद भवन में जैन धर्म के प्रतीकों को लेकर प्रधानमंत्री ने बात की। क्या कहा उन्होंने, आइए आपको सुनाते हैं। भारत की पहचान बनाने में जैन धर्म की भूमिका अमूल्य रही है। हम इसे सहेजने के लिए प्रतिबद्ध हैं। मैं नहीं जानता हूं आप में से कितने लोग नया संसद भवन देखने गए होंगे, और गए भी होंगे तो ध्यान से देखा होगा कि नहीं देखा होगा। आपने देखा नई संसद बनी, लोकतंत्र का मंदिर, वहां भी जैन धर्म का प्रभाव साफ दिखता है। जैसा ही आप संसद के नए भवन में शार्दुल द्वार से प्रवेश करते हैं तो स्थापत्य गैलरी में सम्मेद शिखर दिखता है। लोकसभा के प्रवेश पर तीर्थंकर की मूर्ति है। ये मूर्ति ऑस्ट्रेलिया से लौटी है। संविधान गैलरी की छत पर भगवान महावीर की अद्भुत पेंटिंग है। साउथ बिल्डिंग की दीवार पर सभी
24 तीर्थंकर एक साथ है। तो प्रधानमंत्री ने साफ कहा कि जैन धर्म लोकतंत्र को दिशा दिखाता है। उन्होंने तमाम जो तीर्थंकर थे उनकी बात का उल्लेख किया। और बढ़ते हैं इस खबर पर वापस, जिसमें हम बता रहे थे कि किस तरह से तुष्टीकरण की जो सियासत रही है वो सिर चढ़कर बोल रही है। जम्मू के भाजपा नेता सुनील शर्मा का कहना है कि कुछ तत्व हिंसक घटनाओं के सहारे लाइमलाइट में रहना चाहते हैं। कुछ ऐसा तत्व देश में अभी मौजूद है जो धार्मिक भावनाओं के आधार पे कुछ क्षेत्रों में अशांति पैदा करने की कोशिश कर रहा है। जो मुर्शिदाबाद में घटना सामने आई है वो भी उसका एक हिस्सा है, एक भाग है। अन्यथा अधिकांश लोग, मैक्सिमम मेजॉरिटी जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो इस वक्फ अमेंडमेंट बिल से खुश हैं। उन्होंने इसमें खुशियां भी मनाई, लेकिन ऐसा तत्व बहाना ढूंढता है, बहाना बनाता है अशांति पैदा करने का, वो इसमें अभी इन्वॉल्व है, मुलव्वस है। ऐसे मुद्दों को लेके कुछ क्षेत्र में ज़बरदस्ती इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देके ये लाइमलाइट में रहना चाहते हैं। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ तीन हमारे संवाददाता अलग अलग जगहों से देश के जुड़े हुए हैं। पटना से मधुरेश नारायण हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उसके साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के लखनऊ से विकास सिंह हमारे साथ जुड़े हैं, और मैं देख पा रहा हूं प्रसेनजीत बख्शी को, वो भी हमारे साथ कोलकाता से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले विकास के पास आएंगे। विकास, अभी हमने उत्तर प्रदेश की तमाम रिपोर्ट्स देखी, शाइस्ता अंबर से बातचीत भी सुनी। किस तरह से ये जो मुतवल्लियों का भ्रष्टाचार है, अब उसके खिलाफ लोग खुलकर बोलने लगे, अब सामने आने लगे हैं। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इन लोगों के खिलाफ लोग बोल नहीं सकते थे। आम गरीब लोग, खास तौर से ये लोग ताकतवर होते हैं। और उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा वक्फ संपत्तियां हैं। 1,24,000 वक्फ संपत्तियों में ज़्यादातर सुन्नी वक्फ बोर्ड की हैं और शिया वक्फ बोर्ड की है, लेकिन 90% जमीन पर विवाद है, वो विवादित है। तमाम सारी ऐसी संपत्तियां थी जो शत्रु संपत्तियां थी, उनको वक्फ संपत्ति घोषित कर दिया गया। और इन सब संपत्ति पर खासतौर से कुछ मुतवल्लियों द्वारा उन संपत्तियों पर कब्जा कर जो वहां के रेवेन्यू आता था स्वयं के लिए उन्होंने उपभोग किया। समाज के रसूखदार लोगों को ही उसको फायदा पहुंचाया, और साथ साथ कुछ संपत्तियों को यहाँ तक कि बेच भी दिया गया, जबकि वक्फ संपत्ति का ये नियम ही नहीं होता है कि उसको बेचा जा सके। तो सबसे बड़ी बात थी, लगातार सिलसिलेवार ये काम उत्तर प्रदेश में चलता रहा, और आम गरीब और जो पिछड़ा मुसलमान है, पसमानदा समाज का मुसलमान है, वो एक इंच जमीन के लिए तरसता रहा उत्तर प्रदेश में। यही उत्तर प्रदेश का हाल है। उत्तर प्रदेश में ये तमाम सारे, चाहे मौलाना हो, चाहे वक्फ पे ट्रस्टी हो, चाहे मुतवल्ली हो, ये सब लोग अपने परिवार को, अपने बच्चों को तो हायर एजुकेशन देते हैं, अच्छे अच्छे स्कूलों में भेजते हैं, लेकिन आम गरीब तक कोई चीज ना पहुंचने पाए, कोई लाभ ना पहुंचने पाए, तो उसको जो है कह रहे मदरसे में पढ़ाने की बात करते हैं। इसलिए कि वो अगर जानकार हो जाएगा, नियम कायदे जान लेगा, नियम जान लेगा, तो अपने हक की बात करने लगेगा। वक्फ में ये नियम था 1996 से पहले से ही कि वहां पर तलाकशुदा जो महिलाएं हैं उन लोगों को भी कुछ मुआवजा दिया जा सके और उन लोगों की बेहतरी के लिए कुछ काम किया जा सके। इसको लेकर उत्तर प्रदेश की तरफ से जो मुस्लिम महिला पर्सनल लॉ बोर्ड की अध्यक्ष है, उन्होंने काफी लड़ाई भी लड़ी थी। तो तमाम सारी ऐसी चीजें थी वक्फ की जिनका आज तक किसी आम नागरिक को, आम मुसलमान को उसका भला नहीं मिल पाया, ना ही उसका कोई लाभ उठा पाया, चाहे बेवा मुसलमान महिलाएं हो, चाहे तलाकशुदा मुस्लिम महिलाएं हो, या समाज के गरीब तबका हो। तो इन सब लोगों को अब एक उम्मीद जागी है इस उम्मीद बिल से कि उनके जीवन में बदलाव आएगा, सुधार आएगा। बिल्कुल उम्मीद जागी है उम्मीद बिल से कि उनके जीवन में सुधार आएगा, बदलाव आएगा। मधुरेश नारायण, अभी हमने अपने दर्शकों को लालू प्रसाद यादव की एक पुरानी बाइट सुनाई जिसमें वो कह रहे हैं कि जी पटना में बड़ी जो मेजर प्रॉपर्टी है, बड़ा मेजर जगहों पर है, उस प्राइम लैंड पर पटना में एक वो उसका उल्लेख कर रहे हैं और बता रहे हैं कि किस तरह से वहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी कर ली गई हैं और किस तरह से मुतवल्लियों ने और इस जो पूरा वक्फ का जो महकमा था उसमें किस तरह से इसके जरिए भ्रष्टाचार पर बोलबाला है और वे बड़े कह रहे हैं कि सख्त कानून बनाना चाहिए। उनकी सियासत है कि वो पलट गए हैं, उनकी पार्टी पलट गई है, लेकिन आम लोग उस दर्द को आज भी
झेल रहे हैं, भोगने को मजबूर हैं। मैं वो आपसे जानना चाहता हूं, समझना चाहता हूं, जैसा कि विकास ने बताया, कमोबेश मैं समझता हूं, क्या वही हाल बिहार में, वही हाल पटना में उसी तरह से बने हुए हैं कि आम मुसलमान जो पसमानदा हैं, गरीब हैं, पंक्ति में खड़े जो आखिरी मुसलमान हैं, उनके क्या रिएक्शंस हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि वक्फ के पास आज के डेट में बिहार में इतनी संपत्ति है कि अगर उनको कंबाइन किया जाए तो एक अलग जिला बनाया जा सकता है, लेकिन उसमें आधा से ज्यादा जो संपत्ति है या तो इलीगल तरीके से बेच दी गई है या फिर ऐसे कब्जे में है कि खुद अब वक्फ बोर्ड भी उसे छुड़ाना चाह रहा है तो नहीं छुड़ा पा रहा है। मैं आपको एक एग्जाम्पल के रूप में बताना चाहूंगा कि पटना शहर में गोविंदपुर पटना सिटी में एक कब्रिस्तान है, वो वहां की जमीन करोड़ों रुपए की है, कम से कम 20 करोड़ रुपए आज के बाजार मूल्य से ज्यादा की उस जमीन की कीमत होगी जो जहां कब्रिस्तान है। उस पे अभी से कुछ दिनों पहले वहां पे मैरिज हॉल बनाने की कोशिश की जा रही थी, जबकि कुछ साल पहले तक और आज जब ये मामला ठंडा हो गया उसके बाद भी जो लोग डेथ कर जा रहे हैं उनको दफन किया जा रहा है, फिर भी वहां पे मैरिज हॉल बनाने की कोशिश की जा रही थी। कई ऐसे इलाके हैं, कई ऐसी जगह है जहां पे वक्फ के लोग इलीगल तरीके से जो जमीन है उसको कब्जा कर लिया है, उसको वक्फ में डाल दिया है लोगों को परेशान करने के लिए, और वो लोग भी चुप्पी साध करके बैठे हुए थे, वो बोल नहीं पा रहे थे। इस कानून के जरिए आज उनके मुंह में जुबान आ गई है, आज वो खुल के कह पा रहे हैं, अपने दर्द को बयान कर पा रहे हैं। और ये सबसे बड़ा अचीवमेंट इस बिल का है कि बिहार में एक बड़ी आबादी जो जो वक्त के जो रहनुमा थे उनके कारण प्रताड़ित हो रहे थे, आज वो खुल करके बता रहे हैं कि किस तरीके से उनके साथ अत्याचार हुआ और किस तरीके से जमीन की जो बंदर बांट की गई। मैं आपको बताना चाहूंगा कि पटना का जैसा लालू यादव बता रहे थे सबसे पॉश इलाका है डाक बंगला चौराहा से लेके एग्जीबिशन रोड तक में सैकड़ों एकड़ की जो जमीन है वो वक्फ बोर्ड की थी, किसी को पता भी नहीं चला, वो धीरे धीरे करके बिकती चली गई और उस पे आज इतने बड़े बड़े अपार्टमेंट हैं कि उनको तोड़ना भी संभव नहीं है। वक्फ उसको चाह करके भी वापस नहीं ले सकता है। जब कई में इंक्वायरी हुई तो पता चला कि वक्फ के जो रहनुमा थे उन्होंने ही इसको तरीके से देख लिया। निश्चित रूप से जो संपत्ति है उसकी बंदरबाट हुई है और अब लोगों की उम्मीद जगी है कि इस कानून से उनको राहत मिलेगी। जी बिल्कुल। आएंगे प्रसेनजीत बख्शी के पास, कोलकाता से हमारे साथ जुड़े हैं। प्रसेनजीत, पश्चिम बंगाल में मामला तो और गंभीर दिखता है क्योंकि यहाँ पर ममता बनर्जी की सरकार पर खुले तौर पर तुष्टीकरण करने का आरोप लगता है। कम से कम लालू प्रसाद यादव ने 16 साल पहले ये बात कही थी, तो आज एक्सपोज्ड है। ममता बनर्जी दूसरी तरह से एक्सपोज्ड है, लेकिन जो लोग हैं वो बेहाल हैं। क्या कहेंगे आप? नहीं, लोग बेहाल होने से ममता बनर्जी को कुछ लेना देना नहीं है। उनको 2026 के चुनाव में वोट चाहिए और उसके लिए जो कुछ भी करना जरूरी है उनके लिए वो करती जा रही है। जैसे मैंने पहले भी बोला है, आज उन्होंने बताया कि मैं जिंदा रहते हुए किसी का संपत्ति छीनने नहीं, ये तो अलग बात है, लेकिन उन्होंने जो नीचे की लोग है, मतलब जो मुर्शिदाबाद की लोग है, जो मालदा की लोग है, जो नदिया की लोग है, जो साउथ दिनाजपुर की लोग है, इनके पास ये संदेश पहुंचाने की काम ममता बनर्जी कर रही हैं कि आपकी जमीनें छीना जा रहा है और मैं जिंदा रहते हुए आपका जमीन छीना नहीं जा सकता। तो ये जो मैसेज है, इसका नतीजा ये है कि आपको पता है कि कल मुर्शिदाबाद की जंगीपुर में क्या कुछ हुआ है और आज अभी जारी है कि नदिया की एक जगह पे बहुत ही खतरनाक तरीके से वायलेंस की खबर हमारे पास है और मुर्शिदाबाद की सूती में कई जबरदस्त तरीके से वायलेंस की खबर हमारे पास है। तो मतलब पूरे शासन और प्रशासन की रेख देख में ये जो बाकी जगह पे बताया जा रहा है कि लोग खुश है और लोगों को समझ में आ रहा है क्योंकि उनको समझाया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे जो लोग समझाने वाले हैं वो अगर उसकाने की काम करे तो जो नतीजा है वही हो रहा है। निखिल जी, निश्चित तौर पर। और विनोद मिश्रा जी हमारे कंसल्टिंग एडिटर इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए जुड़े हुए हैं। उनसे एक सवाल मैं जानना चाहूँगा। विनोद जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि 2 गज ज़मीन के लिए जिस तरह से जो प्रयास और आपने देखा, अभी जो हमने अपनी रिपोर्ट दिखाई है उसमें साफ तौर पर बताया है कि कई जगहों पर तो कब्रिस्तान में
2 गज जमीन के लिए भी लाखों रुपए मांगे गए और उसकी व्यक्ति की गरीबी और उसकी पहचान, मतलब किस किस वर्ग का है, उस आधार पर जमीनें दी गई या नहीं दी गई। क्या अब इससे ये समझ में आ रहा है कि ये सारी चीजें, मुतवल्लियों का जो भ्रष्टाचार है उस पर लगाम लग सकेगी, और कैसे लग सकेगी ये भी जरा बताने की कोशिश करिएगा। निखिल, देखिए, ये आज की जो डीडी न्यूज़ के जो हमारे रिपोर्टर हैं उनकी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है। आप एक्सक्लूसिव मैं इसलिए कह रहा हूँ कि विकास हो, चाहे मधुरेश हो, ये लोगों ने, चाहे प्रसेनजीत जी हो, जो ग्राउंड जीरो से वहाँ से जो ये तथ्य जुटाए हैं और जो रिपोर्ट जुटाए हैं, आप कह सकते हैं कि ये 2 गज जमीन का जो इंसाफ आपने रिपोर्ट का नाम दिया है वो इसलिए है कि आप आज देखिए कि यूपी में जो वक्फ की सबसे बड़ी संपत्ति अगर कहीं है तो उत्तर प्रदेश में है, और इस उत्तर प्रदेश में वहाँ अगर लोगों को 2 गज जमीन के लिए कब्रिस्तान में पैसे देने पड़े और वो मुतवल्ली से डील करने पड़े तो ये शर्मनाक बहुत हो सकती है। तो आज ये इंसाफ इसलिए मिला है कि आप वक्फ में वो शिकायत किसको करने जाएंगे, वहां तो मुतवल्ली के अलावा किसी का कानून नहीं चलता। लेकिन आज इस वक्फ एक्ट ने उनको, एक गरीब आदमी को, एक पसमानदा समाज के मुसलमान को ये हक दिया है कि उस बोर्ड में, अब जो नया गठित बोर्ड होगा उसमें ये अपनी शिकायत रख सकते हैं। अभी हमारे पास या मीडिया के पास कोई रिकॉर्ड नहीं है कि वहां जो अल्पसंख्यक विभाग है स्टेट का, उसमें जाएं और पता करें कि अल्पसंख्यक विभाग में इस मुतवल्लियों के खिलाफ में, करप्शन के खिलाफ में कितने हजारों केसेस है, कहीं चर्चा में नहीं होती है। क्योंकि अब जब इसकी बात की कलई खुल रही है, ये इसकी परतें खुल रही है, तो ये मुतवल्ली के जो रहनुमा बन के लोग खड़े हैं, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पूरे 15 दिन का एक डिमॉन्स्ट्रेशन का प्लान दे रही है। अब आप देखिए कि वहां ओवैसी साहब का 1 महीने का प्लान है, ये सुप्रीम कोर्ट में भी है, लेकिन उनका प्लान आ गया है। तो भैया ये 2 गज जमीन का इंसाफ तो उसी सुप्रीम कोर्ट को करना है। तो आपको इंसाफ की अदालत पे, अगर आपको अदालत में इंसाफ के लिए गए हैं तो आज उस वक्त पे जो 2 गज जमीन का इंसाफ मिला है उसका भी अधिकार है, आप उसके अधिकार को छीन नहीं सकते। ये कम से कम मोदी गवर्नमेंट ने सुनिश्चित किया है। निश्चित तौर पर ये मोदी गवर्नमेंट ने सुनिश्चित किया है, और ये भी सुनिश्चित किया है कि जो इसमें इससे पहले बंदरबांट होती थी, जिस तरह से भ्रष्टाचार होता था, वो अब नहीं हो सकेगा। बहुत शुक्रिया विनोद जी हमारे साथ इस पूरी खबर पर जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। और हमारे साथ हमारे जो संवाददाता थे जो जुड़े हुए हैं, मधुरेश नारायण, विकास सिंह और प्रसेनजीत बख्शी, आप लोग निश्चित तौर पर बेहतरीन रिपोर्ट जुटाई है आपने। और ये भी बिल्कुल सच है कि अब मुतवल्लियों के खिलाफ अब लोग खुलकर बोलने लगे हैं, और ये जो बल दिया है बोलने का, जो आवाज़ आई है, वो जाहिर तौर पर जो ये केंद्र सरकार और ये जो बिल लेकर के आई है, जो कानून बना है, उसके बाद से ये ताकत मिली है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो बात होगी कि तुष्टीकरण की सियासत का आरोप किस तरह से चस्पा हो रहा है बार बार कांग्रेस और क्षेत्रीय दलों पर। राष्ट्रीय खबरें हो या अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे की बात, राजनीति से जुड़ा हर पहलू, साथ ही बिजनेस का उतार चढ़ाव, खेल जगत की अपडेट से लेकर मनोरंजन की छोटी बड़ी हलचल, वहीं बड़ी खबरों की संपूर्ण कवरेज, ताकि आप रहें खबरों के बीच। देखिए मिड डे प्राइम, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 1 बजे। सुबह नई शुरुआत डीडी न्यूज के पावर पैक शो के साथ। राजनीति, कारोबार और होगी सुर्खियों पर भी चर्चा। अखबारों की हेडलाइंस, खेल, सिनेमा सहित मिलेगी संपूर्ण खबर। देखिए नया सवेरा सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 बजे डीडी न्यूज पर। स्वास्थ्य से जुड़ी महत्वपूर्ण बात, देश के प्रख्यात विशेषज्ञों के साथ कैसे हो रोग के लक्षणों की पहचान। यदि आप हैं किसी रोग से परेशान, फोन और ईमेल के माध्यम से पूछें अपना सवाल, विशेषज्ञों से मिलेगा सही समाधान। देखिए स्वास्थ्य से जुड़ा विशेष कार्यक्रम टोटल हेल्थ, सिर्फ डीडी न्यूज पर। दिन भर की भाग दौड़ में जब छूट जाएं जरूरी खबरें, जब आप हो जल्दी में और जाननी हो हर खबर,
जब फटाफट अंदाज में देखनी हो आपको तेज खबर, जब केवल आधे घंटे में जानना हो देश दुनिया का हाल, तब देखिए खबरों का हाई स्पीड शो एक्सप्रेस 100। म्यूचुअल फंड में कैसे करें निवेश, एसआईपी से कैसे जीती जाए इन्वेस्टमेंट की रेस, गवर्नमेंट स्कीम से कैसे मिलेगा बेहतर रिटर्न, बाजार की जोखिम में कैसे होगी सुरक्षित इनकम, पर्सनल फाइनेंस के क्लियर होंगे सब डाउट, फाइनेंशियल मिथ्स को विशेषज्ञ करेंगे आउट। देखिए मनी मंत्र हर शनिवार सुबह 9:30 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। राष्ट्रीय खबरें हो या अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे की बात, राजनीति से जुड़ा हर पहलू, साथ ही बिजनेस का उतार चढ़ाव, खेल जगत की अपडेट से लेकर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और अब चर्चा और खबर उस बात की करेंगे जिस पर सभी की निगाहें हैं। बात उस सियासत की होगी, बात होगी तुष्टीकरण की। और आपने देखा है कि किस तरह से वक्फ बोर्ड के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक के बाद एक तमाम राजनीतिक दलों के नेता पहुंच रहे हैं। तो लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि आखिर इसमें भी क्या होड़ मची हुई है। तुष्टीकरण की सियासत का आरोप है। पिछले साल प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले की प्राचीर से कहा था कि तुष्टीकरण, परिवारवाद और भ्रष्टाचार दीमक की तरह देश को खोखला कर रहा है। पिछले दिनों एक कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कहा था कि तुष्टीकरण की राजनीति विपक्ष की नई रणनीति नहीं है। दरअसल 1947 में भारत के विभाजन के साथ तुलना करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने तब इसी सियासत से सत्ता हासिल की थी। पीएम ने गरीब पसमानदा मुस्लिम समाज और कट्टरपंथी जमातों, सियासतदानों के बीच अंतर समझाते हुए कहा कि 2 राष्ट्रों के सिद्धांत में गरीब मुसलमानों के निर्णय उनका नहीं था। कांग्रेस ने तुष्टीकरण की राजनीति से सत्ता हासिल की, लेकिन इसमें आम मुसलमानों को क्या मिला? पीएम मोदी ने वक्फ अधिनियम की चर्चा करते हुए कहा कि संसद में तीखी बहस के बाद इसे पारित किया गया, लेकिन इसका विरोध तुष्टीकरण की राजनीति से प्रेरित है। पीएम मोदी नए वक्फ संशोधन को सामाजिक न्याय की दिशा में एक बड़ा कदम मानते हैं। इतिहास गवाह है कि चंद नवाबों और जमींदारों वाले मुस्लिम लीग में देश के आम मुसलमानों का लगभग ना के बराबर सरोकार था। जिस मुस्लिम लीग के प्रभाव में मौलवियों और नवाबों ने पाकिस्तान का समर्थन किया, उनमें ज्यादा लोग भारत में ही रह गए, लेकिन देश विभाजन की साजिश को पूरा कर गए। यही बात जब आज वक्फ के संशोधन को आम गरीब मुसलमानों के हक में बताया जाता है, तो ऊंचे वर्ग के प्रभावशाली लोग इसे मुस्लिम समाज के हक को छीनने का आरोप लगाते हैं। वक्फ संशोधन अधिनियम के खिलाफ अब तक 3 दर्जन याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में डाली गई हैं। अलग अलग राजनीतिक दलों की याचिका से तुष्टीकरण की सियासत भी सामने दिख रही है, लेकिन इस कानून में के खिलाफ आवाज उनकी ज्यादा बुलंद है जिसने पसमानदा मुसलमान के हक को मारकर वक्फ की जमीनों पर कब्जा जमाया है। नए वक्फ एक्ट के खिलाफ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सड़क से लेकर अदालत तक लड़ाई लड़ने के लिए चुनौती दे रहा है। ऐसी ही धमकी ये एनजीओ शाहबानो ट्रिपल तलाक वाले मामले में और सीए के मामले में भी देती रहे थे। सवाल यह है कि लोकतंत्र के विरोध की भरपूर गुंजाइश है, लेकिन मुर्शिदाबाद या शाहीन बाग जैसे प्रदर्शन की धमकी देकर कोई भी संगठन संसद के कानून को बदल नहीं सकता। जिन्हें न्यायिक प्रक्रिया पर भरोसा है, वह सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार कर सकते हैं। तो धमकी देकर कानून नहीं बदल सकते, यह देश का कानून है और न्यायिक प्रक्रिया पर जाहिर तौर पर भरोसा है तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करिए। बहुत सारे लोग वहां गए हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि भारत के विकास में तुष्टीकरण की राजनीति बड़ी चुनौती बनी हुई है। भारत की ग्रोथ में तुष्टीकरण की राजनीति एक बहुत बड़ी चुनौती रही है। अभी संसद में वक्फ से जुड़े कानून में संशोधन हुआ है। ये तुष्टीकरण की राजनीति कोई नई नहीं है। इसका बीज हमारे स्वतंत्रता संग्राम के समय ही बो दिया गया था। अब सोचिए,
भारत से पहले, भारत के साथ साथ और हमारे बाद दुनिया में कई देश आजाद हुए, लेकिन कितने देश ऐसे हैं जिनकी आजादी की शर्त विभाजन थी? कितने देश हैं जो आजादी के साथ ही टूट गए? भारत के साथ ही ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उस समय राष्ट्र के हित से ऊपर सत्ता का मोह रख दिया गया। तो उस समय राष्ट्र के हित के ऊपर सत्ता का मोह रख दिया गया, प्रधानमंत्री ने सीधे तौर पर कहा। और पीएम ने कहा कि 2013 में भूमाफियाओं को खुश करने के लिए वक्फ में संशोधन किए गए। 2013 में वक्फ कानून में किया गया संशोधन मुस्लिम कट्टरपंथियों और भूमाफियाओं को खुश करने का प्रयास था। इस कानून को ऐसा रूप दिया गया कि उसने संविधान के ऊपर खड़ा होने का भ्रम पैदा किया। जिस संविधान ने न्याय के रास्ते खोले, उन्हीं रास्तों को वक्फ कानून ने संकुचित कर दिया गया। और इसके दुष्परिणाम क्या हुए? कट्टरपंथियों और भूमाफियाओं के हौसले बुलंद हुए। और इस पूरी खबर पर चर्चा करने के लिए, बातचीत करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ एसएन सिंह, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है एसएन सिंह। साथ ही साथ राहुल लाल, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं और कांग्रेस की लाइन टो करते हैं, कांग्रेस के समर्थक समझे जाते हैं, माने जाते हैं, वो कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। राहुल लाल, बहुत स्वागत है। और हमारे साथ विनोद मिश्रा, हमारे कंसल्टिंग एडिटर, जुड़े हुए हैं। विनोद जी, बहुत स्वागत है। विनोद जी, आपके साथ अगर शुरू करना चाहें तो तुष्टीकरण, जिस तरह से प्रधानमंत्री ने कहा कि ये दरअसल दीमक की तरह देश को खा रहा है आज़ादी के बाद से अब तक, और लगातार इस पैटर्न में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। सबसे बड़ी दुख की बात यह है, कैसे इसको देखते हैं आज की वर्तमान राजनीति में, और किस तरह से देश की जनता इसको ले रही है? निखिल, जब और प्रधानमंत्री जी का हम लोग सुन रहे थे साउंड बाइट, तो आप देखिए प्रधानमंत्री ने इतिहास के उस पन्ने को छुआ है और उस पन्ने को एक बार लोगों के सामने में रखा है कि द्विराष्ट्रवाद का जो सिद्धांत दे रहे थे, उसमें गरीब मुसलमानों का क्या हक मिला। अगर भारत का विभाजन हुआ तुष्टीकरण के रूप में, और आपने एक सत्ता हासिल करनी थी कांग्रेस को और पार्टी को, परिवार को, तो आपने हासिल कर ली, लेकिन आम मुसलमानों को क्या मिला? तो सवाल ये है कि ये बात बड़ी बात है, और एक तरह से उन्होंने एक लाइन भी खींचने की कोशिश की है कि आप मुस्लिम के नाम पे सियासत करने वाले लोग, जो तुष्टीकरण की बात जिसको हम लोग कहते हैं, उसमें आम मुसलमान को क्या मिला है, ये देश पिछले 75 साल से देख रहा है। इसी वक्त पे जब आप लगातार संशोधन 1954 से लेके और 2013 के संशोधन देखिए, तो क्या यह नहीं कहा जा सकता कि इस वक्त को कुछ खास संगठन, कुछ खास लोग और कुछ खास इंतजामिया जो थे उनके हवाले, जो सिर्फ मुस्लिम वोट की ठेकेदारी कर रहे थे, उनके हवाले देश की इतनी बड़ी प्रॉपर्टी और इतनी बड़ी चीज़ों को, संसाधन को उनके हवाले कर दिया गया? आम लोगों का, आम पसबंदा मुस्लिम समाज का, मुस्लिम महिलाओं का, बेवा का, गरीबों का, जिसके लिए वो वक्फ था, जिसके लिए किसी ने अल्लाह को दिया हुआ वो दान था, उसमें उसका हिस्सा कहाँ गया? तो ये इतने सवाल जो हैं उस पीएम ने आज लोगों के सामने में रखा है, आम जनता के सामने में रखा है कि आप जिसके नाम पे सियासत करते हैं, उसको गुमराह करते हैं, उनको सड़क पे उतारते हैं, उनको प्रदर्शन में शामिल करते हैं, लेकिन उनके हक को सबसे ज़्यादा अगर चोरी करने वाला कोई है तो वही वोट बैंक के ठेकेदार है। हाशिए पे उनके कोई पहुंचाने वाला है तो उनके वही नेता हैं जो बड़े बड़े आज दावे कर रहे हैं। निखिल जी, राहुल लाल, ये सवाल पूछा जाएगा कि संशोधन पर संशोधन करते रहे आज़ादी के बाद से, लेकिन जिनको इन योजनाओं का सबसे ज़्यादा लाभ मिलना चाहिए था, वक्फ का लाभ मिलना चाहिए था, वही पिछड़ गए। तो जो जो दवा आपने की, मर्ज बढ़ता गया, क्योंकि शायद दवा करने का जो इरादा था उसमें ही बदनीयती थी। निखिल जी, बड़ा अच्छा प्रश्न है, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो अपने वक्तव्य में ध्यान दिलाया है, माननीय प्रधानमंत्री 1947 तक चले गए हैं तुष्टीकरण की राजनीति का वर्णन करते हुए। मैं तो कह रहा हूं कि 1947 पे अगर हम लोग जा रहे हैं
तो 1941 में भी जा सकते हैं। जब हम लोगों ने देखा भाई अगर भारत विभाजन हुआ, भारत विभाजन के लिए सबसे दोषी कौन रहा? मुस्लिम लीग रही भारत विभाजन के लिए दोषी। और 1941 में मुस्लिम लीग के साथ सरकार बनाते हुए हम लोगों ने किसको देखा? श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को देखा, वीर सावरकर को देखा, इन तमाम लोगों को सरकार बनाते हुए देखा। तो देखिए इतिहास के उस घड़ी में अगर जाते हैं तो वो बड़ा जटिल विश्लेषण है। लेकिन एक चीज कि क्या वक्फ का जो पूरा मामला आया है, जो कानून बना है, देखिए वक्फ का जो कानून इसमें बना है, सरकार ने बनाया है, इसे सरकार की अपनी दलीलें हैं, विपक्ष के अपने तर्क हैं, और लोकतंत्र में असहमति रखने का पूरा स्थान है। शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन करना भी लोगों का पूरा जो है कि अधिकार है, और साथ ही साथ न्यायिक लड़ाई लड़ना भी पूरा अधिकार है लोगों का। मुझे लगता है कि जो कानून बना है वक्त से संबंधित, वो कानून जो है संविधान के विभिन्न जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसका वो उल्लंघन करते हुए है। वो आर्टिकल 25, 26, 27, 28, 29, 30 कई जो है कि ये फंडामेंटल राइट्स है उसका उल्लंघन करते हुए वो सुप्रीम कोर्ट में इतनी सारी याचिकाएं हैं। फंडामेंटल राइट्स की बात आप लोग करते हैं, क्या कभी गरीब पसमानदा मुसलमानों के फंडामेंटल राइट्स का इतने सालों से उल्लंघन होता रहा, उसकी बात कही? फंडामेंटल राइट्स किसका? मुतवल्लियों का फंडामेंटल राइट्स। अभी हमने इसके ठीक पहले एक रिपोर्ट चलाई थी जिसमें हमने दिखाया कि किस तरह से लाखों लाख रुपए मुतवल्ली और जो वक्फ को के जो ट्रस्टी हैं, जो लोग भी इसको चलाने वाले थे, किस तरह से उन्होंने पैसा खाया। 2 गज जमीन के लिए कब्रिस्तान में लाखों रुपए मांगे जाते रहे गरीब मुसलमानों से, और कहा कि अगर एंट्री चाहते हो यहाँ पर, अपने प्रियजनों की लाश अगर यहाँ पर दफन करना चाहते हो तो इतना रुपया दो, वरना रास्ता नापो। तब कहाँ चला गया था वो उनका जो आप फंडामेंटल राइट की बात कर रहे हैं, जिसमें परिवर्तन की बात कर रहे हैं? निखिल जी, जो आपके ग्राउंड रिपोर्टर्स लाए थे, बड़ा शानदार रिपोर्ट था, मैं सुन भी रहा था, अभी विनोद जी भी शामिल थे उस रिपोर्ट को। उस रिपोर्ट को मैंने देखा है उसको। मैं उस रिपोर्ट को खारिज नहीं कर रहा निखिल जी, मैं ये नहीं कह रहा कि वक्त सिस्टम में कोई खराबी नहीं थी, उसको भ्रष्टाचार के कोई मामले नहीं थे उसमें। लेकिन मामला यह है कि अगर कोई व्यक्ति बीमार है तो बीमार के बीमारी का इलाज किया जाना चाहिए, ना कि बीमार व्यक्ति को ही खत्म कर देना चाहिए। वो वक्त का पूरा मामला है। सरकार का पूरा जो कानून नजर आ रहा है वो ये ऐसा दिख रहा है जैसे कि वो उसके स्वायत्तता से डरी हुई थी। उनको भ्रष्टाचार से संबंधित मामले थे, उसके ऊपर कार्रवाई करते, उससे संबंधित कानून बनाते, लेकिन इसमें वक्त उनके शक्तियों को कमजोर करके जिस प्रकार से सरकार के शक्तियों को मजबूत बनाया गया है, वक्त की शक्तियों को कमजोर कैसे किया गया? मैं तो समझ रहा हूँ वक्त की शक्तियों को और मजबूत बनाया गया, उसको और पारदर्शी बनाया गया, उसमें और लोगों को जोड़ा गया। जो वक्त का मैनेजमेंट है, बोर्ड का जो मैनेजमेंट है, स्टैट्यूटरी बॉडी का जो मैनेजमेंट है, वो तो पारदर्शी होना चाहिए, पारदर्शी बनाया गया। निखिल जी देखिए, उस पर काफी डिबेट हुआ। मैं तो एक छोटा सा तर्क रखूंगा क्योंकि कार्यक्रम में समय कम होता है जी। मैं जब इस डिबेट को देख रहा था तो इस डिबेट में भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे जी बड़ा एक अच्छा तर्क रख रहे थे कि भाई वो बता रहे थे कि पहला वक्त जो है मुस्लिम ने नहीं किया था, यहूदियों ने किया था पहला वक्त दुनिया में जो है। मैं बड़ा सहमत हूँ निशिकांत दुबे जी के इस तर्क से, हालांकि उनकी अधिकांश बातों से मैं असहमत रहता हूँ। लेकिन भारत में जो गैर मुस्लिमों को वक्फ करने का जो पूरा अधिकार था वो तो खत्म हुआ ही। अब तो ये बना दिया गया कि कन्वर्टेड वो 5 साल तक वो एक बना के रखे हो कि 5 साल तक आप प्रैक्टिस करते हुए रहे, तब आप जाके वक्त में इस पर मैं जवाब ले लेता हूं एसएन सिंह से। एसएन सिंह, बहुत सारी बातें उन्होंने कही सिलसिलेवार तरीके से, मैं चाहता हूं जवाब दीजिए। निखिल जी देखिए, ये किस्सा कुर्सी का है, उस समय भी किस्सा कुर्सी का था और आज भी किस्सा कुर्सी का है। मैं कोट करते हुए कहूंगा, देखिए समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया जी लिखते हैं, उनकी किताब गिल्टी मैन ऑफ पार्टीशन में लिखे, और क्या लिखे हैं, टू दी लाइन कह रहा हूँ, राहुल लाल जी सुनिएगा। उन्होंने कहा कई बड़े कांग्रेसी नेता जिनमें नेहरू भी शामिल थे, कई बड़े नेता जिनमें नेहरू भी शामिल थे, वे सत्ता के भूखे थे जिनकी वजह से बंटवारा हुआ। कौन कहता है? राम मनोहर लोहिया जी अपनी किताब में लिखते हैं। दूसरी बात मैं कहूँगा कि भाई देश के संपूर्ण लोग, जितने लोग थे, वो चाहते थे भारत आजाद हो, न कि कुर्सी चाहते थे। मैं इसलिए कह रहा हूं कि किस्सा कुर्सी का, कुर्सी किसको चाहिए था? जवाहरलाल नेहरू जी को चाहिए था, और जिन्ना को, मुसलमानों को तो चाहिए न था। 4 बड़े मुस्लिम नेताओं का नाम कोट करूंगा, राहुल लाल जी जाके पढ़ लीजिएगा। मौलाना आजाद और खान अब्दुल गफ्फार खान ने कहा कि हम इस विभाजन का विरोध करते हैं, ये दोनों मुस्लिम थे। और मौलाना सज्जाद और मौलाना हाफिज, वो दोनों लोग, वो चारों लोगों ने कहा कि हम इसका विरोध करते हैं। और मौलाना सज्जाद और मौलाना हाफिज ये पसमानदा समाज से आते हैं और कहे हम नहीं चाहते, हम भारत का विभाजन नहीं चाहते, हम भारत में रहना चाहते हैं, हम भारत की आज़ादी चाहते हैं। लेकिन किस्सा कुर्सी के नाते जवाहरलाल नेहरू और जिन्ना ने किया। आज भी किस्सा कुर्सी का देखिए कैसे है भाई। एक कानून ऐसा बनता है राहुल लाल जी जिसमें कहा जाता है कि नहीं,
आपको न्याय हमारे ही घर में मिलेगा, दूसरे जगह न्याय नहीं मिलेगा। अगर उसमें परिवर्तन करके कहा जा रहा है कि नहीं अपनी बात को न्यायालय में कह दीजिए तो दिक्कत क्या है। दूसरा कहा जा रहा है, आपने कहा कि धर्म पे आधारित, कलकत्ता हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये धर्म पे आधारित इंस्टीट्यूशन नहीं है, एक धर्म के कार्य करने के लिए इंस्टीट्यूशन है। लेकिन जब दो धर्मों का टकराव होगा, जहां हिंदू और मुस्लिम आ जाएगा, तो निश्चित तौर पे वहां हिंदू का भी प्रतिनिधित्व चाहिए, मुस्लिम का भी प्रतिनिधित्व चाहिए। चौथी बात मैं कहूंगा कि आप देखिए, जो किसी भी उद्देश्य के लिए किसी चीज का निर्माण होता है, एक उद्देश्य के लिए एक वक्फ बोर्ड बनाया जाता है कि वो मुसलमानों के कल्याण के लिए होगा। हजारों लाखों लाखों करोड़ों मुसलमान आके कह रहे हैं कि हमारे लिए तो उसमें कोई कार्य नहीं हुआ। तो देश के प्रधानमंत्री जो सबका साथ सबके विकास की बात करते हैं, अगर ये नियम बनाते हैं कि उसमें मुसलमानों का, पसमानदा समाज का, आखानी समाज का प्रतिनिधित्व हो जाए तो दिक्कत क्या है। छठी बात आप कहूंगा, जो आप लोग कहते हैं कि लोकतंत्र खतरे में पड़ गया, संविधान खतरे में पड़ गया, अनुच्छेद 26 क्या कहता है? हर व्यक्ति को अपने धर्म का, अपने धर्म की संस्था चलाने के, अपने धर्म का विकास करने का, अपने धर्म का विस्तार करने की इजाजत है, न कि सरकारी जमीन या दूसरे के धर्म का किसी भी संपत्ति पे उंगली रख देने की इजाजत है। निश्चित तौर पे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इसी में परिवर्तन किया कि आप सरकारी जमीन को ले नहीं सकते हैं, केवल कह देने से, केवल देख लेने से वो आपका हो गया, ऐसा हो नहीं सकता। ऐसे परिवर्तन का संपूर्ण समाज के लोग स्वागत कर रहे हैं, सिवाय कांग्रेस और राहुल लाल जी के। ठीक है विनोद मिश्रा जी, ये जो बात लगातार ये कही जा रही है कि इसमें प्रैक्टिसिंग मुसलमान होना चाहिए और जो रही है, भाई ये किस तरह से संभव है कि आप जमीन तो चाहते हैं, आप प्रॉपर्टी तो चाहते हैं, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि नहीं भाई, इसमें जब वक्फ जो स्टैच्यूरी बॉडी होगी उसमें केवल मुसलमान होंगे, तो दोनों एक बात कैसे संभव है? देखिए, राहुल लाल जी भी अभी जो तर्क दे रहे थे, उनके नेता भी यही कंफ्यूजन फैला रहे हैं, क्योंकि नेता तो इनके वक्फ के इस चर्चा में शामिल भी नहीं हुए थे। राहुल गांधी, आप ये देखिए, सोनिया गांधी भी शामिल नहीं हुई थी, प्रियंका गांधी भी शामिल नहीं हुई थी। आखिर उनकी क्या मजबूरी थी? यही मजबूरी तुष्टिकरण है राहुल लाल जी। अब इसको आगे आप सुनिए। इंपॉर्टेंट ये है समझने की इसमें कि आप लोग जो कन्फ्यूजन फैला रहे हैं, वक्फ एक अलग चीज़ है और वक्फ बोर्ड एक अलग चीज़ है। वक्फ का अगर आप बात करेंगे तो उसमें जो धार्मिक उनके सारे चीज़ें हैं, उनके लिए उनकी अपने मस्जिद हैं, उनके अपने दरगाहें हैं, वो सारे अपने करेंगे, उसमें कोई गैर मुस्लिम नहीं होगी। लेकिन जब बोर्ड होता है, जब आप स्टैच्यूरी बॉडी बनाते हैं, तो उसमें प्रोफेशनल्स होते हैं, उस प्रोफेशनल्स की भूमिका होती है। अब आप बताइए, गवर्नमेंट के राजस्व को संभालने के लिए एक पूरा डिपार्टमेंट होता है, एक मिनिस्ट्री है, और वक्फ को संभालने वाला कौन है? मुतवल्ली। कौन है मुतवल्ली? खानदान दर खानदान बन रहा है, वो मुतवल्ली बन जा रहा है। कौन इसका स्टैच्यूरी बॉडी में बोर्ड का, जिसको आपने जवाहरलाल नेहरू बोर्ड बनाया और 2009 से लेकर 2013 तक संशोधन हुआ, आप बताइए उस मुतवल्ली का क्या रोल था? कलकत्ता हाई कोर्ट ने, जब बंगाल की सरकार ने वहाँ वक्त ये सारे मुस्लिम के मदरसों के और बाकी लोगों के मौलानाओं को सैलरी देने की बात कही थी, तो कोलकाता हाई कोर्ट ने इस बात को खारिज करते हुए कहा तो फिर वक्फ क्यों है? तो सारे मौलवियों को, जो मस्जिद के मौलवी हैं, उनको वक्फ से मिलना चाहिए। आज हालत ये है कि उस वक्फ को 5 रुपया, कलकत्ता सेकेंड लार्जेस्ट वहाँ पे ये वक्फ की ज़मीनें हैं, और आप देखिए कि वो सारे पैसा जो मौलवियों को देने के लिए ममता बनर्जी टैक्स पेयर के 1000 करोड़ रुपया उसमें डालती है वक्फ में, और तब सैलरी मिलता है। आप कोर्ट को भी गुमराह कर रहे हैं। अब जहाँ भी जाइए, तेलंगाना चले जाइए, आंध्रा चले जाइए, दिल्ली चले जाइए, वक्फ का पैसा किसने मौलवियों को दिया है? सरकार, राज्य सरकारें दे रही है। तो आप जो तुष्टीकरण की सियासत कर रहे हैं, इसी को तुष्टीकरण कहते हैं, जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के एक दबाव में, झटके में राजीव गांधी ने पूरा आप साहबानों के केस को पलट दिया सुप्रीम कोर्ट को आदेश का। किसका दबाव था? चंद वो एक एनजीओ के 10 लोगों का। उसने देश में शरिया कानून को लेके अगर इसी तरह का लोगों को गुमराह करके लोगों को लाया, अगले दिन राजीव गांधी ने संसद से वो 400 से अधिक का जो बहुमत था, पहला उस बहुमत का उपयोग यही हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदल के आपने साहबानों को 75 रुपये का जो उसको मिलना था, वो आपने उसको रोक दिया। किसके साथ न्याय किया? इसके बाद मैं बता रहा हूं। आपने उसके बाद देखिए कि राम मंदिर का मुद्दा था, उस समय में जो विवादास्पद मस्जिद का ढहा, चंद लोगों ने 10 ठेकेदार आके नरसिंह राव को कंपेल किया और तुष्टीकरण की सियासत है, आपने वर्शिप एक्ट बनवा लिया। तो आपको 1947 के स्टेटस में आजादी के बाद क्या
कोई भी जो धार्मिक स्थल है, पूजा स्थल है, उसको आप उसको छू नहीं सकता, कोई उसको रख नहीं सकता। लेकिन वक्फ को यह आजादी मिली इसी तुष्टीकरण में कि वो जहां हाथ रख दे वो वक्फ की जमीन है। क्या देश है भाई? कौन सा संविधान है? कौन सी समानता का अधिकार है? कौन सा आर्टिकल 19, 26, 21, 25 है? क्या सुप्रीम कोर्ट ने इसकी देखरेख, इसकी समीक्षा नहीं होगी? विनोद जी, मैं चाहता हूं कि तुष्टीकरण पे 10 शब्द और बोलना चाहूंगा। मैं चाहता हूं कि 30 सेकंड आप दोनों लोग ले लीजिए। राहुल लाल जी भी कुछ कहना चाहते हो। राहुल लाल जी पहले आप बोल लीजिए, उसके बाद मैं चाहूंगा कि एसएन सिंह बोले, लेकिन 30 सेकंड से ज्यादा नहीं, मेरे पास समय बिल्कुल खत्म हो गया जी। बिल्कुल निखिल जी, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैं यही चीज कहूंगा कि अभी विनोद जी ने कई सारे तथ्य गिनती कराए। अब वो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश को बदला। भाई इस वर्तमान सरकार ने तो सुप्रीम कोर्ट के कितने ही आदेश बदले। इलेक्शन कमीशन से संबंधित सुप्रीम कोर्ट के आदेश, कौन से मुद्दे पर चर्चा हो रही है उसकी बात करिए ना। मैं उसी मामले पे आ रहा हूँ। उसकी बात करिए। 30 सेकंड है आपके पास, 15 बीत गए। निखिल जी, विपक्ष के ऊपर जो तुष्टीकरण के तमाम आरोप लग रहे हैं वो आरोप गलत है। कांग्रेस पार्टी जो सहमत है वो सहमत है कि देश में चाहे मुस्लिम हो, चाहे वो अल्पसंख्यक के अन्य समूह हो, महिलाएं हो, ओबीसी, एससी, एसटी, ये लोग खतरे में हैं और उनके सशक्तिकरण के लिए विपक्ष लगातार मेहनत करता है। ठीक है, चलिए निखिल जी, जब हमारे संविधान में धर्म पे आधारित इंस्टीट्यूशन की व्यवस्था नहीं है, जब बाबा साहब ने कहा था कि एक देश धर्म के नाम पे बढ़ गया है, तो ये क्यों तुष्टीकरण के नाते धर्म पे आधारित इंस्टीट्यूशन हुए? जामिया मिलिया, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी बनाई गई। दूसरा बताइए, धर्म के नाम पर क्यों शिक्षा व्यवस्था लाई गई? भाई धर्म सापेक्ष देश, धर्मनिरपेक्ष देश में धर्म सापेक्षता की बात क्यों होती है कि अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक क्या होता है कि अल्पसंख्यक अपनी शिक्षा दे सकता है, बहुसंख्यक नहीं दे सकता है? क्यों धर्म के नाम पर एक कानून लिया जा सकता है कि नहीं धर्मांतरण आप करा सकते हैं? क्यों धर्म के नाम पर सरिया कानून को मजबूती प्रदान की जाती है? क्यों धर्म के नाम पर यह कहा जाता है कि भाई एक धर्म के लोग नसबंदी नहीं कराएंगे? अगर कोई कानून बनता है धर्मनिरपेक्ष देश में तो सबके लिए बनेगा, लेकिन कहा जाता है कि नहीं मुस्लिम समाज के लोग नसबंदी नहीं कराएंगे, वो हिंदू समाज के लोग कराएंगे। क्यों ये कहा जाता है कि विवाह में मुस्लिम समाज को छूट रहेगा, बाकी को नहीं रहेगा? इसलिए निखिल जी कहता हूं कि लगातार आप देखेंगे तो मुस्लिम तुष्टीकरण के नाते जिस तरह से भारत का विभाजन हुआ, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने वही कहा कि आज भी कांग्रेस उन्हीं नीतियों पर चल रही है। ठीक है, तो वो तुष्टीकरण के नाते समर्थन कर रही है और नए वक्त का विरोध कर रही है। एसएन सिंह, समय हमारे पास बस इतना ही है। तुष्टीकरण की जो सियासत है, दरअसल एक बात इसमें यह भी फैक्ट है कि अब देश की जनता इसको समझ रही है। पुराना जमाना नहीं है कि आप कुछ भी कहते जाएं, कुछ भी खिलाते जाएं और लोग उसको आंख मूंद कर लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप सभी का, एसएन सिंह का, राहुल लाल का, विनोद मिश्रा का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इस वक्त में बस इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सब की पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति।